हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में थ्योरी हो चुकी है। न्यूमेरिकल का 2 एपिसोड हमने आपको दे दिया, 2 वीडियो दे दिया बेटा। न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया होगा, थ्योरी पूरी पढ़ चुके होंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया होगा। आइए चलिए, अब कुछ बचे हुए कुछ और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लेते हैं हम लोग। जो अभी आप नहीं मिला हुआ है पहले और दूसरे वीडियो में बेटा, जो न्यूमेरिकल वाले हैं, तो आइए उनको हम सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बेटा, वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपको टॉप करा देगा, जीरो से हीरो बना देगा, और कौन सा क्वेश्चन बेटा बाहर निकाल देगा, आप नहीं जानते हैं ना, हम जानते हैं। तो इसलिए हर कंसेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। P100 फिजिक्स मैथ्स डी पांडे SDP सर। आइए शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज करो बेटा कि ये एक पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस समय IIT में विशेष करके इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यह एक गैस का सिलेंडर है या चैम्बर है बेटा, इसमें P0, V0, T0, यानी कह रहा है इस क्वेश्चन बेटा कि इनिशियल प्रेशर P0 है, इनिशियल वॉल्यूम इसका V0 है, और इनिशियल टेम्परेचर से T0 है। यह एक पिस्टन लगा बेटा, यहाँ पर यह P है, यह एक पिस्टन है, पिस्टन उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन की A है, और पिस्टन मासलेस है। कैसा है पिस्टन बेटा? ये दिया हुआ है कि यह मासलेस है, तो पिस्टन इज मासलेस। ओके बेटा, तो पिस्टन इज मासलेस। ओके, अब ज़्यादा बेटा यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर यह स्प्रिंग फिक्स किया गया है, यानी कि एक वॉल से कनेक्ट है, और यह स्प्रिंग फिक्स है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता, मूवेबल नहीं है बेटा। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड गैस इज इन सिलेंडर हीटेड स्लोली। यस, माइंड हियर दिस इज द स्लोली हीटेड। और आप यदि थ्योरी पढ़े हुए बेटा, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप थ्योरी अभी ना पढ़े हुए हों, और सपोज दैट कि आप कोई स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है बेटा, तो यह आपके लिए मैं बता दूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर द नीट एंड IIT स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा चैनल बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ से अच्छी फिजिक्स आपको कहने मिलेगी, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। ओके बेटा, तो आप यदि मान ली पहले बेटा देख रहे हो, पहली बार अभी इस लेक्चर को सीधे एपिसोड मिला हुआ हो, तो बेटा थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब थ्योरी पढ़े रहेंगे ना, P100 फिजिक्स में थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए थर्मोडायनामिक्स की, तब आपको कोई न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। फिजिक्स बहुत आसान होती है। यस, बिल्कुल सही बेटा, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, बस थोड़ा अच्छी तरह से समझ आने वाला कोई मिल जाए और ठीक से समझ में आ जाए। ओके, कमाल। हीटेड स्लोली, तब हीटेड स्लोली का मतलब सीधे समझ गया बेटा कि हीटेड स्लोली मीन्स दैट अ प्रोसेस विल बी द आइसोथर्मल। ओके, और देखो बेटा फिर क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर व्हेन पिस्टन डिस्प्ले डिस्टेंस x। यस, देखो बेटा, अब जब ये स्लोली आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट दे रहे हैं हम कहीं बाहर से, तो यह गैस एक्सपेंड करेगी। जब ये गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन क्या करेगा बेटा? पिस्टन मूव करेगा ना। तो कह रहा है कि वही कह रहा है बेटा कि x डिस्प्लेसमेंट जब हो गया, तो इनिशियल पोजीशन x फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है। ओके बेटा, अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि k क्या है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, L0 नेचुरल लेंथ बेटा ना, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ L0, यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक कि ए नेचुरल। प्रेजेंट टाइम में जो डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, इसमें यह स्प्रिंग अभी नेचुरल पोजीशन में है अपने। आगे क्या कह रहा है कि P0 इनिशियल प्रेशर बेटा, तो P0 इनिशियल प्रेशर हो गया, V0 इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ओके बेटा, और T0 इनिशियल टेम्परेचर हो गया। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? तो अब आपसे पूछ रहा है ना बेटा, अब आपसे पूछ रहा है कि यस व्हाट विल बी प्रेशर ना बेटा। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी प्रेशर, यानी कि जब यह डिस्प्लेसमेंट हो जाए बेटा, तो उस समय प्रेशर की वैल्यू क्या होगी ना बेटा। तो देखो, तो डिटरमाइन द प्रेशर, यानी यहाँ पे क्या होता है कि डिटरमाइन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जब यह डिस्प्लेसमेंट, जब यह पिस्टन x डिस्प्लेसमेंट मूव कर जाएगा, तो कह रहा है कि उस समय इस साइड का प्रेशर क्या होगा। और अब आपको बेटा इसका आंसर देने के लिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2P0 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। दूसरा है कि 2P0 प्लस KX/2A। के क्या है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है। ए क्या है? तो ये पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया है। फिर यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है। अब
यदि आप चाहें बेटा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी हो, थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो एक क्या करिए ना, बस वीडियो कहीं पर रोक दीजिए, वीडियो को पास करें, क्योंकि बेटा जस्ट अभी आपका IIT का एग्ज़ाम देखिए पास में आ गया है, और अभी इसमें नीट वाला मतलब डेट वगैरह सब कुछ आ चुका बेटा। तो नीट का भी एग्ज़ाम पास में ही है, मीन्स कि अभी आज से देखेंगे तभी 5 महीने 6 महीने का टाइम है अभी, 5 मंथ मीन्स अभी टाइम है नीट वालों के लिए बेटा आज के डेट में। यानी कि हम आज की बात करें तो आज है 28 नवंबर 2023 को हम बात कर रहे हैं बेटा। ओके, तो अभी तो लेकिन ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ना भी तो है, उतना ही लंबा कोर्स भी है, तो इसलिए बेटा कि अच्छा देखिए, अब मैं आपको पहले बताया हूँ कि ये P100 फिजिक्स बेटा चैनल ये आपका बिल्कुल ही नोट है। अब पूरे फर्स्ट क्लास का नोट है बेटा, हम चैप्टर का बिल्कुल नाम से ही शुरू करते हैं, एकदम मीन्स कि बिल्कुल ही एकदम से जीरो से स्टार्टिंग होती है और पहुँचाते हैं उस लेवल पर जहाँ से आगे जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है बेटा, आप IIT है या नहीं तो फिर नीट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है ना कि अब मेन फार्मूला केवल आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी बना लीजिए, मेन फार्मूला P100 फिजिक्स की कॉपी बना दीजिए बेटा फिजिक्स की, और उसमें क्या करिए बस केवल मेन फार्मूला और कंसेप्ट केवल नोट करिए, बाकी सब कुछ तो आपके पास रहेगा ही। प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर चैप्टर का जितने भी वीडियो रहेगा आपके सामने होगा, 1 नंबर से शुरू करके लास्ट तक चले जाइए, पूरी चैप्टर तैयार। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चाहे सॉल्व करना बेटा तो वहाँ पर वीडियो को रोक करके सॉल्व करके फिर आंसर मिलाइए। चलिए फिलहाल मैं अब शुरू कर रहा हूँ बेटा, आइए अब सॉल्व देखिए। बेटा अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन तो देखने की पहले जरूरत नहीं बेटा, पहले हम तो चलना है सोल्यूशन पर। और यहाँ सीखना क्या है, तो इससे यह नहीं मतलब है सीखने का बेटा, पढ़ने का या मतलब ये होता है ना फिजिक्स, विशेष करके फिजिक्स जानते बेटा कि NCERT बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो लेकिन पढ़ना NCERT जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि आया तो फिर वहाँ से आ जाता है। सारे न्यूमेरिकल जानते बेटा कि अलग से बनते हैं, बाहर से बनते हैं। तो फिलहाल लेकिन ये है कि आपका अपना कंसेप्ट तैयार करने के लिए यदि जब आप P100 फिजिक्स पर पढ़े बेटा, तो अब जितने भी NCERT में पीछे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंडिया की कोई भी बुक है बेटा उसमें एक्सरसाइज उसको सॉल्व करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज है, यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए तो फिर उसको सॉल्व करिए, यानी कोई भी बुक हो उसमें क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करिए। और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और यदि फंस रहा है तो मेरा कॉन्सेप्ट को फिर से तैयार करने की जरूरत है। अब चलिए देखा जाए बेटा, अभी देखिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो यानी कि कहने का सेंस बेटा कि आप सबसे पहले हमको ये नहीं देखना कि ऑप्शन क्या दिया, इसका कंसेप्ट क्या है, हम ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जब कहीं स्प्रिंग वगैरह की बात आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देख के डर न लगने पाए। हमको बताना बेटा कि जब यह x डिस्प्लेसमेंट हो गया, देख बेटा जब यह x डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तब उस समय का यहाँ पर उस समय जब यह x डिस्प्लेसमेंट हो गया उस समय प्रेशर कितना था, तो उस समय प्रेशर कितना था हम लोग को ये बताना है। चलिए अब जब देखिएगा यहाँ क्या कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट यानी कि क्या है, क्या क्या यहाँ पे लग रहा है कंसेप्ट यहाँ पर। चलो अब देखो बेटा, पहली बात यह है कि जब आप इसको हीट किए, जब आप इस गैस को हीट कर रहे बेटा, देखिए व्हेन हीट गिवन एक्सपेंशन, बेटा जब हम हीट देंगे तो यह गैस एक्सपेंड करेगी, गैस में एक्सपेंशन होगा। जब गैस में एक्सपेंशन होगा बेटा तो पिस्टन फ्री है, यानी कि ये जो पिस्टन बेटा क्वेश्चन में लिखा रहेगा सब कुछ कि यह पिस्टन बिल्कुल मूव करने के लिए फ्री है बेटा, तो और फ्रिक्शन लेस है, तो पिस्टन फ्रिक्शन लेस है और मूव करने के लिए फ्री है। तो देखिए, तो जब गैस एक्सपेंड करी बेटा तो यह मासलेस है चूंकि, तो यह इसमें एक्सपेंशन होगा तो यह पिस्टन मूव करेगा। तो अब गैस ने जो फोर्स लगाया, देखो बेटा यहाँ पर F लिखा हुआ है फोर्स, तो जो बेटा तो देखिए तो जो गैस ने फोर्स लगाया वह उसको मूव करा रही है ऊपर। लेकिन जानते बेटा कि कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दिया है क्वेश्चन में, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 बेटा, देखिए डायग्राम में देखेंगे कि देखिए यहाँ पर K फोर्स कांस्टेंट है और यह P0 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो जानते बेटा कि कहीं पर भी जब मूवमेंट होता है, कहीं पर भी जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूवमेंट का विरोध करेगा, यानी कि यह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह F2 मान लिया जाए फोर्स है या F1 मान लिया जाए फोर्स बेटा एटमॉस्फेयर का बेटा, देखिए एटमॉस्फेयर का, तो वह विरोध करेगा ना, मूवमेंट का विरोध करेगा। और आप जानते हैं यानी कि अब ये कहा जाए कि एटमॉस्फेयर कितना फोर्स लगाया विरोध करने में, कितना फोर्स लगा रहा है, तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो दिया हुआ है पिस्टन का वह ए है। तो कितना हो गया, यानी कि एटमॉस्फेयर जो विरोध करेगा वह हो गया F1 बराबर क्या, पी नॉट इंटू ए, यानी कि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर मीन्स opposes by this force, means the atmosphere oppose this expansion by this force F1 equal to P naught into A। अब अगला पॉइंट, अगला कंसेप्ट क्या है, इस स्प्रिंग का क्या रोल है। जानते बेटा कि कोई स्प्रिंग हो, जैसे मान लीजिए कि यह स्प्रिंग है बेटा, जैसे मान लीजिए कि यह स्प्रिंग है, तो जब हम इसकी लंबाई को खींचते हैं, जब आप लंबाई को खींचेंगे, ऊपर मान लीजिए आप खींच रहे हैं, नीचे फिक्स है, आप खींचेंगे तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, F बराबर माइनस के एक्स, हुक्स लॉ। तो स्प्रिंग फोर्स कितना बेटा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। मीन्स जो है फोर्स होता है, माइनस क्यों लगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्स जिधर होगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब नीचे होगा तो फोर्स ऊपर, जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा तो फोर्स नीचे। यानी कि हम स्प्रिंग में, किसी भी स्प्रिंग में बेटा, जिधर हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, स्प्रिंग का फोर्स ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो अब देखो बेटा, तो यहाँ पर एक फोर्स तो एटमॉस्फेयर की बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात रही हमारा इसका, ये जो स्प्रिंग है, अभी यह भी फोर्स लगा रहा है। तो अब देखो बेटा, अब ये कितना फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाया, देखो बेटा, तो यहाँ पर लिखा हूँ स्प्रिंग का फोर्स F2 बराबर जानते बेटा होता है kx। तो माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगेगा बेटा, माइनस इससे लगेगा कि यह अपोजिंग है, लेकिन यह माइनस साइन कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है कि यह जो F फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड therefore this sign will not use in the calculation। So there are two forces, yes, mind now, there are two forces which are opposing the expansion of this gas, and the total net force how much will be that, the net force by which the piston will be opposed, that is the F1 plus F2। डायरेक्शन क्या है इनका बेटा, अपोज का डायरेक्शन क्या है, यस, मीन्स राइट टू लेफ्ट। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके बेटा, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखो बेटा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट विल बी अपोजिट, ओके बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, अब यदि हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें कि अपोजिंग फोर्स कितने हो गए, तो देखिए क्या आता है यहाँ पर। तो F डैश इक्वल टू पहला F1 प्लस F2, F1 का मान P नॉट A और दूसरा वाला जो फोर्स बेटा वह KX, यानी कि इतना फोर्स से अपोज हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोग। और ये बेटा देखो, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में लग रहा है, ये क्लियर हो गए होंगे 100% बिल्कुल। अब यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, देखो ये देख रहे ना, ये पिस्टन है और इधर से फोर्स ये एटमॉस्फेयर का फोर्स था, और अंदर से जो फोर्स है बेटा, देखिए अंदर से जो फोर्स लगा हुआ है वह है P। अब सपोज करिए कि जब डिस्प्लेसमेंट x हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जब डिस्प्लेसमेंट x ये हो गया, जब यह डिस्प्लेसमेंट x ये हो चुका, उस समय का इंस्टेंटेनियस प्रेशर मान लिया P है। तो बेटा अब उस समय जब प्रेशर P है, तो नाउ द फोर्स अपोजिंग बाय द नाउ फोर्स ना बेटा अपोजिंग बाय द गैस ऑन द पिस्टन, यानी कि अब जो गैस बेटा वो पिस्टन पर कितना फोर्स लगा रही है, यानी कि इसके अपोजिशन में वो कितना लगा रही है। तो अब कितना लगा, उस समय का इंस्टेंटेनियस प्रेशर हम लोग क्या माने बेटा, P का सेक्शन एरिया कितना है A। तो फोर्स कितना हो गया, F बराबर P इंटू A किधर होगा, राइट डायरेक्शन में गैस के द्वारा जो लगाया गया रहा। अब ये फोर्स और यह फोर्स दोनों आपस में क्या होने हैं, बराबर होने हैं। चलिए अब आइए देख बेटा, एट इक्विलिब्रियम बोथ साइड, क्यों, अब देखो बेटा यहाँ क्यों आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होगा, क्यों कहा जा रहा है कि प्रेस मीन्स की वेरी स्लो, यानी कि जो जो हीटिंग हो रही है वो बहुत ही स्लो हो रही है। तो बहुत ही स्लो हो रही है बेटा, यानी कि नेट पिस्टन पर ना बेटा, पिस्टन पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। यदि नेट फोर्स जीरो ना रहे
और किसी डायरेक्शन में फोर्स रिजल्टेंट लग जाए तो पिस्टन तेजी से एक्सीलरेट कर जाएगा ना उस डायरेक्शन में। तो चूंकि एक्सीलरेशन नहीं कह रहा कि वेरी स्लो, पिस्टन मूव वेरी स्लोली, तो देयरफॉर व्हाट विल बी देयर, there will be no any resultant force, and so the net force will be zero, and it is only possible when both forces will be same। तो दोनों फोर्स आपस में क्या होने हैं, बराबर। तो अब इधर गैस का फोर्स कितना हुआ, P इंटू ए, और उधर का फोर्स हम लोग निकाल चुके थे, क्या था, P नॉट ए इंटू के एक्स। अब बेटा ए उधर गया, ए से डिवीजन कर दिया जाए दोनों साइड में, तो देखो बेटा यहाँ पर ये है, ये है, ए नीचे यहाँ से डिवीजन हुआ तो यह कैंसिल हो गया दोनों। अब बचा क्या, के एक्स बाई ए। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। यस, दैट इज द आंसर। ओके बेटा, यानी अब यहाँ सिंपल शब्दों में आपको बात समझ में आ गई कि गैस कितना प्रेशर लगाया पिस्टन पर एक्सपेंशन के लिए, और बाहर कितने फोर्स लगे हुए हैं उसको रोकने के लिए। दोनों फोर्स निकाल के इक्वेट किया, बराबर किया, सॉल्व किया, जो आया दैट इज योर आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। आंसर नोट कर बेटा, P इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सवाल गिवन। ओके बेटा, तो देखिए बेटा ये ऑप्शन क्या था, 2P नॉट, ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन, P नॉट के एक्स प्लस है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और बेटा एक बार फिर से देख लें, यस द फाइनल आंसर क्या था। चलिए बेटा देखिए, तो P नॉट प्लस के एक्स बाई ए, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो अब ऐसे किसी क्वेश्चंस को बेटा आप एग्जाम देने जा रहे हैं, नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा स्प्रिंग वगैरह डायग्राम बना करके, विशेष करके आपके इसमें बेटा IIT में यह जनरली पूछा जाता है। चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे हम चलते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक विशेष स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और कभी यह क्वेश्चन यदि आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल का एक लाइन का सवाल होता है बेटा, इसलिए इसको भी सीखे जरूर रहिए बेटा, पहले कई बार पूछ चुका है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन द एंट्रोपी ना बेटा, कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द चेंज, यस माइंड डियर, कह रहा है कि कैलकुलेट चेंज इनटू एंट्रोपी व्हेन 5 किलोग्राम वाटर, माइंड डियर 5 किलो वाटर, कह रहा है कि 5 kg वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, यानी स्टीम में कन्वर्जन कब होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पर ना। तो स्टीम एट BP, यानी कि एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 5 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट कर दिया गया स्टीम में। यानी कि आप क्या किए, 5 किलोग्राम हमने वाटर ले बेटा और उसको अंगीठी पर रख दिया, गैस पर रख दिया, और कंटिन्यू उसको हीट हम देते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा वह स्टीम में चेंज हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज हुआ है वो कितना है। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स का क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है। थ्योरी बहुत ज़बरदस्त बेटा, इससे पीछे वाले लेक्चर में वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, और हमारे समझ से कौन सा पार्ट है बेटा, थर्मोडायनामिक्स का चौथा लेक्चर है। तो आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरे लेक्चर में सब कुछ मैं दे चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे जरूर बेटा। अब इसके बाद ये एडिशनल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो नहीं हम लोग सॉल्व किए हुए। ओके बेटा, चलिए अब जरा देखिएगा। तो अब क्या बेटा, 5 kg वाटर को कन्वर्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट पर, और लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम, देखो माइंड हियर, लेटेंट हीट जानते बेटा कि व्हाट इज द लेटेंट हीट। 1 ग्राम का एक कहीं पर भी स्टेट चेंज के समय बेटा, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को या किसी भी एक फेज से दूसरे फेज में जब चेंज होता है, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्यूरिंग द स्टेट चेंज जिस हीट की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ओके बेटा, तो अब जा देखना, अब आप फार्मूला जानते बेटा, फार्मूला क्या होता है, यह चेंज इन द एंट्रोपी को डेल्टा Q अपॉन T होता है बेटा। अब यहीं से डिफाइन करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ क्या है, जो कि आगे मैं आपको पीछे वीडियो में दे चुका हूँ बेटा, पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा है, सीधे उस पर चलते बेटा। कह रहा है कि चेंज इन द एंट्रोपी, तो जानते बेटा कि DS बताता है चेंज इन द एंट्रोपी इक्वल टू क्या, तो बेटा अब डेल्टा Q है, तो डेल्टा Q बराबर जानते बेटा कि स्टेट चेंज के लिए डेल्टा Q के आप 2 फार्मूला जानते हो, और पूरा तो गैसेस स्टेट भी ले लिया जाए तो डेल्टा Q का मैं आपको 5 या 6 फार्मूला बताया हूँ बेटा, 6 या 7 फार्मूला बताया हूँ आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बेटा, वहाँ पर लिखा हूँ, सब लिस्ट बनाया हूँ, जिसमें से 2 यहाँ पर बहुत ही जरूरी है बेटा। कौन कौन, तो Q बराबर 1 होता है ml, और दूसरा जो Q बराबर होता है बेटा
यस डेल्टा थीटा, यानी कि हीट का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब गैसेस स्टेट यदि नहीं है, लिक्विड है और सॉलिड बेटा, तो इन दो की जरूरत पड़ती है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है जब स्टेट चेंज होता है, नहीं अवस्था का परिवर्तन होता है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। कहा जाए कि 5 किलोग्राम लिक्विड है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 47 डिग्री सेल्सियस करना है, तो कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको यूज़ करेंगे। मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस इस फार्मूले से आप निकालेंगे। लेकिन कहा जाए कि 5 किलोग्राम या 5 किलोग्राम आइस है और उसको चेंज करना, उसको मेल्ट करना बेटा, उसको मेल्ट करना है, तो कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जानते हैं कि यल क्या है बेटा, यल है कि लेटेंट हीट। तो एल क्या बेटा, यल है लेटेंट हीट। कितना होता है, तो यदि आइस की हम बात करें तो आइस के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी इसका क्या शो कर रहा है कि 1 ग्राम आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा, जो इसकी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है आइस का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट, जो दोनों क्या होते हैं, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो अब मैं कहूँ कि 5 किलोग्राम 5 kg आइस को मेल्ट करना है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, तो क्या कहेंगे, Q इक्वल टू ml एंड पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 kg, चेंज इट इन ग्राम, यानी कि 5 × 10³ × 80 एंड द सो मच कैलोरी विल बी द रिक्वायर्ड। अब किलो कैलोरी बदलना बेटा, तो उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द किलो कैलोरी। तो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके बेटा, और गैसेस सिस्टम में जब जाएंगे तो 3-4 फार्मूले वहाँ पर और भूल जाएंगे बेटा, +2 इधर है और 3-4 उधर बेटा, तो यह 6-7 इक्वेशन हीट कैलकुलेट करने के लिए ही केवल यूज किए जाते हैं। अब जा देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि m की वैल्यू कितनी है, 5 kg। L की वैल्यू स्टीम है ना बेटा, तो स्टीम का देखो, यल स्टीम का होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट द 540, यदि मान ली कभी कभी लिखा जाता है 536, तो जो भी लिखा रहे, क्वेश्चन दिया रहे, तो आप जो भी दिया रहेगा ना डाटा, वही यूज करेंगे। तो 540 कैलोरी जो है, माइंड हियर दिस इज द कैलोरी पर ग्राम है। और टी तो जानते हैं बेटा कि जो स्टीम में चेंजिंग हो रही है, जो वाटर का फेज चेंज हो रहा है, वाटर को आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और वह स्टीम में, भाप में बदल रहा है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट पर होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा, तो याद रहे हमेशा कि हमेशा केल्विन टेम्परेचर में इसको लिखा जाएगा ना, डिग्री सेल्सियस कभी नहीं आप रखिएगा। ओके बेटा, तो देखिए, तो यहाँ पर 100 एंड +2 170 370। अब नाउ द यस, या ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो यहाँ पर जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द यस, गुणा भाग कर लो बेटा आप यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व कर देंगे तो आपको डीएस की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो डीएस की वैल्यू आएगी सो मच कैलोरी पर ग्राम। ओके, सो मच कैलोरी पर ग्राम, पर किलोग्राम बेटा, किलोग्राम में चेंज किया गया है, तो सो मच ना कैलोरी पर किलोग्राम। अब किलो कैलोरी की यदि बात करें बेटा, तो 1 2 3 यानी कि 7.24, तो 7 पॉइंट का बेटा, तो 1 2 3 10 स्थान पे 10 लगा बेटा। अब क्या कहेंगे कि किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो अब ये आंसर, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या मिला बेटा, यदि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस पे निशान मारेंगे ये, और यदि किलो कैलोरी लिखा हुआ बेटा तो इस पे मारेंगे कि अब फाइनल आंसर कितना आया, 7.24 कैलोरी, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। दिस इज द आंसर। तो बेटा, तो अब आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन ना बेटा, अब देखिए, अब यहाँ से बात फिर से देख लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, इंट्रॉपी चेंज का कोई सवाल आता बेटा, तो इंट्रॉपी चेंज का सवाल आप इस फार्मूले से करिएगा। डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये आपको बताया, टी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहा था क्वेश्चन, ऐसे पूछा रहा था कि 2 किलोग्राम आइस की मेल्टिंग हो रही, बताओ इंट्रॉपी में चेंज कितना होगा। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेटा, अब क्या करिएगा, 2 किलोग्राम आइस की मेल्टिंग हो रही है, तो आइस कितना है, 2 किलोग्राम। अब मेल्टिंग बेटा, तो कौन सा स्टेट चेंज का फार्मूला फिर लगेगा, तो अब बेटा क्या हुआ, 2 kg है ना बेटा, तो 2 × 10³ ग्राम में बदल दीजिए। और क्या, ml, तो ml बेटा कितना है, 80 कैलोरी क्या पर ग्राम होता है, अपान क्या, अब देखो बेटा, किस टेम्परेचर पर होता है ये, इसमें जो मेल्टिंग हो रही है आइस की ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 273
And now solve this. Your answer will be here. Means any type of the question, now you can solve which are based on the concept of the change on the entropy. यानी कि change in entropy ds equal to delta Q upon T. तो कोई भी क्वेश्चन अब आप बेटा यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम चलते बेटा अगले पेज पर। चलो बेटा, तो अगले पेज पर देखिए बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, यह भी एक क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वही अब प्रेस देखिए, पिछले क्वेश्चन में खाली प्रेशर निकालना था। अब यहाँ क्या कह रहा, थोड़ा सा और एडवांस में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा बेटा, कह रहा कि एक गैस इन ए सिलेंडर फिटेड बाई ए पिस्टन ना बेटा, तो फिटेड बाई ए पिस्टन हीटेड स्लोली, ये वही क्वेश्चन है, हीटेड स्लोली सच दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स डबल, यानी कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जा रही है बेटा, इसका वॉल्यूम डबल, कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, वॉल्यूम बिकम्स डबल। लेट स्प्रिंग एंड सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम एट t इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वर्क डन पूछ रहा बेटा, यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है। चलिए देखिए अब क्या कहेंगे बेटा, वर्क डन पूछ रहा है और कह रहा है कि जिस समय वॉल्यूम डबल हो गया हो। अब बेटा अब देखिए, अब ये वाला जो पिछला क्वेश्चन था, अब वहाँ आपने चूंकि प्रेशर का कैलकुलेशन कर लिया है, तो जब प्रेशर का फाइनल प्रेशर का कैलकुलेशन कर लिया है P इक्वल टू P नॉट प्लस के एक्स बाई ए ना, तो जब आप फाइनल प्रेशर का कैलकुलेशन कर लिया है, तो अब दोबारा फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू याद रहे तो द बेस्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और फोर्स कांस्टेंट सब कुछ वही चीज़ है, क्वेश्चन सब कुछ वही है। अब लेकिन कैलकुलेशन में कह रहा है कि अब यहाँ पर आपको वर्क डन पूछ दिया है, वेयर P इज द फाइनल प्रेशर एट डिस्प्लेसमेंट x, यानी बेटा जानते ही हैं कि पहले पिस्टन यहाँ था, अब उसमें डिस्प्लेसमेंट x हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले प्रेशर था P नॉट, और अब जब डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो अब इस पॉइंट पर उसका प्रेशर हुआ है P हुआ है इसका प्रेशर, और उसकी वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू P नॉट प्लस के एक्स बाई ए। अब जो बेटा अब यहाँ क्या कह रहा है, अब DW इक्वल टू, जानते हैं हम लोग कि मेन फार्मूला जो वर्क का होता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ पीछे एक्सप्लेन किया बेटा, बहुत ही एकदम बेसिक से बिल्कुल ही। अब मैं डिफिनीशन दिया हूँ कि वर्क किसे कहते हैं, हीट किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, सब एकदम स्टेप वाइज ये एकदम इजी वे से लेकर भाई छोटी छोटी बातों से लेकर के पूरा टॉप तक आपको सब कुछ दिया गया बेटा लेक्चर में। चलो फिर आ जाइए, अब यहाँ सीधे चूँकि अब थ्योरी हो चुकी है, न्यूमेरिकल चल रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर बेटा अब यहाँ हमको सॉल्व करना है DW। हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है बेटा DW इंटू P इंटू DV। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द वर्क। ओके बेटा, कहाँ पर, जहाँ पर वेरिएशन हो रहा हो, जहाँ पर P का मान कांस्टेंट ना हो। जब P का मान कहीं पर कांस्टेंट होता है तब जानते हैं कि W का वर्क का कैलकुलेशन होता है P इंटू डेल्टा V से होता है। लेकिन जब कहीं पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, ये कब लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, तब आप लगाते हैं P इंटू DV। ओके बेटा, तब आप इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और इसको प्रॉपर लिमिट लेकर के V1 से V2 के बीच में क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आप। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग टू डिटरमाइन द वर्क डन। ओके बेटा, सिंस नाउ बेटा वर्क बताना है, इंटीग्रेट किया इसको, तो यह मिला W और P DV। P की वैल्यू पुट कर दो बेटा, सीधे P की वैल्यू पुट करिए, P नॉट प्लस के एक्स बाई ए, और DV तो है ही, तो DV की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके बेटा, अच्छा चूँकि आप जानते हैं बेटा कि W बराबर P इंटू DV होता ही है, अभी भी देखा ऊपर, तो जो लेफ्ट हैंड में W आया बेटा, W के स्थान पे यदि मैं P इंटू DV पुट कर दूँ तो देखिए W बराबर P, तो P इंटू DV। अच्छा, अब DV किसके बराबर बेटा, तो जानते हैं कि DV वॉल्यूम है ना, या स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। मीन्स कि जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो कितना है, तो पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और वह आगे बढ़ी है, पिस्टन कितना आगे बढ़ा बेटा X, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम कितनी हो गई, तो ये पूरी की पूरी जो वॉल्यूम हुई, या पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया A और इंटू ये X, तो A इंटू एक्स, यानी कि DV बराबर क्या हुआ, A इंटू एक्स। तो बेटा तो देखिए, तो DV की वैल्यू रखा गया है A इंटू DX, यानी कि हम लोग स्मॉल मान रहे हैं इसमें, क्यों, क्योंकि P का मान कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग मान रहे हैं उसमें इंटीग्रेट करना है इसको हम लोग, इसलिए उसको स्मॉल मान रहे हैं, स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, तो अब तब ये कहलाएगा DV, तो DV के स्थान पे क्या हुआ, A इंटू DX। अब
चलिए अब बेटा चूंकि W बराबर आया कितना है, तो W बराबर आया बेटा, W बराबर क्या मिला है हम लोगों को, तो देख बेटा यहाँ पर W बराबर मिला हुआ है क्या, तो ये है ना। अच्छा अब यहाँ इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया, खोल दिया बेटा, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए ब्रैकेट को। तो जब हटा देंगे तो P देखो बेटा, जब इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, P0 dV प्लस, और यहाँ क्या बेटा KX/A इंटू डी वी, तो बेटा KX/A/dV, ब्रैकेट हटा दीजिए। अब देखो बेटा अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो W बराबर क्या हुआ, ये देखो बेटा अब यहाँ जो बताया हूँ अभी, देखो बेटा ये W जो अभी जो बताया हूँ बेटा कि W बराबर क्या है बेटा PA इंटू DX। तो बेटा तो अब यहाँ पर P0 dV है ना, तो देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है, dV के स्थान पे, बस dV के स्थान पे इसी वैल्यू पुट करिए पहले अब यहाँ पर, तो A इंटू DX हो गया प्लस, तो बेटा प्लस, और ऐसे ही अब यहाँ पर dV की वैल्यू पुट करिए इसमें, KX/A बेटा, KX/A है और dV का बराबर कितना है, A इंटू DX वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो बेटा यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो A से कैंसिल हुआ, KX इंटू DX हो बेटा, KX इंटू DX। तो अब आया क्या आया बेटा, KX इंटू DX। अब बेटा अब यहाँ पर क्या मिला है हम लोग को, P0 A इंटू DX। अब यहाँ आगे और बढ़ी जाइए बेटा, अब W बराबर क्या हुआ, तो A। अब देखो बेटा चूंकि DX बराबर देखिए अभी देखा ही आपने है कि V0 बराबर क्या बेटा, V0 बराबर है V0 बराबर किसके बेटा, A इंटू DX है ना, A इंटू DX है ना। तो यदि हम लोग DX की वैल्यू DX यहाँ पे लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DX यहाँ पे हम लोग V0/A लिख सकते हैं, V0/A लिख सकते हैं बेटा DX स्थान पर। तो देखिए अब इस वाले में बेटा देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखा, DX के स्थान पे हम लोग लिखे क्या, DX के स्थान पे हम लोग लिखे V0/A, देखो V0/A लिख दिया, और P इंटू A पहले से ही है वैसे ही, और प्लस, और बेटा प्लस, और यहाँ क्या है KX इंटू DX, यह इंटीग्रेट कर दिया, KX² 2 हो गया। अब देखो बेटा अब आ जाइए स्टेप वाइज समझिएगा, P0 इंटू V0, देखो बेटा P0 इंटू V0 और प्लस K/2, वैसे रहने दिया, बाहर कर दिया K/2 हो गया बेटा। अब देखिए फिर, और x बराबर अभी जैसे dx के स्थान पे हम लोग लिख रहे हैं बेटा V0/A ना, तो ऐसे ही x के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, V0/A लिख सकते हैं उसके स्थान पर भी। तो बेटा तो अब यहाँ पे ax है ना, तो उसके स्थान पे लिखा गया V0/A, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, आया कितना, अब देखो बेटा आया कितना, W बराबर क्या, P0 V0 प्लस K/2 V0 स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो V0² एंड दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा, W बराबर P0 V0 प्लस K V0²/2A², दिस इज द आंसर। तो क्लियर हो गए, आइए तो ये था। अब इसको एक बार थोड़ा क्या करिए ना, अपने मन से एक बार फिर से सॉल्व करिए इसको, देखिए ये अपने मन से फिर से एक बार अपने सॉल्व करिए। प्रेशर आप निकाले ही हैं, तो पिछले क्वेश्चन में प्रेशर निकाले हैं, इसलिए सीधा यूज कर लीजिए उसी को, हो बेटा। और W बराबर P इंटू DV, P की वैल्यू रखा, DV रखा, सॉल्व कर दिया, बस इसको अब आगे बढ़ा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, चेंज करके सॉल्व कर दीजिए इसको बेटा। चलिए अगले पेज पे चलते बेटा, अगला पेज देखें क्या कह रहा है अगले पेज में, कह रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बेटा, देखिए माइंड हियर 2 ग्राम H2 गैस बेटा मिक्स विद 4 ग्राम हीलियम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 ग्राम हीलियम बेटा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम ये गैस कौन सी है, ये हीलियम है। कह रहा है कि गैस द प्रेशर एंड वॉल्यूम मिक्स ना बेटा, हीलियम गैस, ओके, द प्रेशर एंड वॉल्यूम मिक्स्ड, यानी कि बेटा यह गैस हाइड्रोजन और हीलियम मिक्स की जा रही है, और जो मिक्स गैस है कह रहा है कि द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड 2 लीटर, यानी कि जो P1 करने का सेंस क्वेश्चन में है कि जो P1 है वो 1 एटमॉस्फेयर है, और जो V1 बेटा वह 2 लीटर है ना, जो बेटा देखिए तो जो यह 2 लीटर है ना बेटा, और कह रहा है कि स्पेंड एडियाबेटिकली, और कह रहा है कि इसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया गया, सो दैट वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स, ओके बेटा वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया है। कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। और फिर कह रहा है कि ए प्रोसेस इज
ना, इफ अ प्रोसेस इज एडियाबैटिक। यानी अब फिर से सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक सिलेंडर है जिसमें दो गैसेस भरी हुई हैं ना, दो गैसेस भरी हुई हैं। कौन कौन? एक H2 और एक हीलियम। H2 और हीलियम, और इनका अमाउंट भी दिया गया है 2 ग्राम और 4 ग्राम। देखो बेटा, यह जो हाइड्रोजन है वह 2 ग्राम है और हीलियम है 4 ग्राम। और इसको फिर से क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। हीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या दिया बेटा, यहाँ पर हम लोग का इस प्रेशर को चेंज कर रहा है। तो कर रहा, देखो बेटा, तो कह रहा है कि इसको प्रेशर को चेंज किया जा रहा है। प्रेशर को चेंज किया और इस तरह से चेंज किया, देखिएगा, इस तरह से चेंज किया कि वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स। यानी बेटा कि देखो, वॉल्यूम को ना कि V2 इक्वल टू क्या कह रहा, 4V1। वॉल्यूम 4 गुना हो गया, वॉल्यूम बिकम्स 4V1। अब कह रहा है कि फाइनल प्रेशर बताओ क्या होगा। यानी कि जो पहले जितना था उसका आधा, कि उसका 2 गुना, कि उसका 1/2 गुना, कि उसका 1/4 गुना, कि 1/8 गुना, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन रहेगा। चलो कैसे करेंगे, कोशिश करिए, चाहिए तो सॉल्व करिए, यहीं रोक दीजिए, रोक के सॉल्व करिए। हाँ बेटा, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, वीडियो को रोक करके। यदि चाहते हो बेटा, यदि चेक करना चाहते हो तो आप सॉल्व करके चेक करो बेटा, आप जल्दी से कर निकाल लो आंसर। चलिए फिर अब आ जाओ बेटा, आंसर मिलाइए अपना, यदि सॉल्व किए हो तो। चलो बेटा, P1 क्या है बेटा? P1 है, कह रहा है कि P0 है। वॉल्यूम इनिशियल में बोला है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लीटर है। P2 आपसे पूछ रहा है, V2 कितना है बेटा? V2 कितना है? 4 गुना बोला है ना, 4 टाइम्स बोला है। तो जब इनिशियल में 2 लीटर था, अब 4 गुना बोला है, इसका मतलब ये होगा कि V2 का मान सीधे सीधे लिखा जाए तो कितना आया? 8 लीटर आया। V2 को कह रहा है 8 लीटर हो गया। अब चलिए बेटा, अब यहाँ ध्यान ये देने का है कि प्रोसेस को बोला है एडियाबैटिक, तो भूल से भी आइसोथर्मल का फार्मूला P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि यह क्या बोला है, एडियाबैटिक है बेटा। तो एडियाबैटिक जो इक्वेशंस होते हैं, जो प्रोसेस होता है, वह इस इक्वेशन को फॉलो करता है ना। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या? पॉइसन्स इक्वेशन। इसको बोलते हैं बेटा पॉइसन इक्वेशन। तो पॉइसन इक्वेशन को फॉलो करता है प्रोसेस, चूंकि एडियाबैटिक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए बेटा। देखिए अब P1 V1 बेटा, P1 V1 पावर गामा, गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो P1 का मान P0 है, V1 का मान कितना बेटा? 2 लीटर है। गामा वैल्यू, गामा वैसे रह दिया, अभी गामा का पता नहीं है कितना है। तो ओके बेटा, अब P2 यही बताना है हम लोग को, P2 ही बताना है। और V2 क्या 8 लीटर हो गया है, फिर गामा इधर भी है। अब देखना बेटा, हमको P2 चाहिए ना, तो P2 बराबर क्या होगा? तो P2 बराबर क्या होगा? ये इधर ले जाइए नीचे इसके, तो P0 वहीं पर रहा, और जब नीचे जाएगा तो 2/8 यानी कि 1/4 बन गया। और गामा, इस पर भी गामा और इस पर भी गामा, तो पूरे पर गामा हो गया, पूरे पर। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो P2 की वैल्यू आ गई, P2 इक्वल टू P0 1/4 पावर गामा। अब सवाल है बेटा कि जब तक गामा नहीं पता होगा तब तक आपका इसका आंसर नहीं दे सकते। अच्छा, अब यदि यह आइसोथर्मल रहा होता तो यही इतना आंसर हो गया होता, आंसर आया होता P0/4। लेकिन कब? जब यह रहा होता आइसोथर्मल तब। लेकिन प्रोसेस कैसा है? यह प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो यह रुद्रस्व प्रक्रिया है, तो यह प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो इसलिए गामा की वैल्यू हमको पता करनी होगी। अब गामा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं कि आप कहीं पर बेटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? गामा मिक्स। तो आपको मैं बता चुका हूँ बेटा, बहुत अच्छा फार्मूला बता चुका हूँ कि गामा मिक्स यदि निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। यदि गामा दिया है तो, गामा नहीं दिया हुआ है, CV के फॉर्म में है बेटा, तो अब ये पता है कि यहाँ एक मोनो है और एक डाई है, क्योंकि हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो हाइड्रोजन हमारा H2 यानी कि डाईएटॉमिक हो गया और हीलियम मोनोटॉमिक है। तो बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो गामा बराबर जानते बेटा होता है CP/CV, और मेयर का इक्वेशन कहता है कि CP बराबर होता है CB+R। यानी कि यदि हमको CP पता चल जाए, ओके, CV पता चल जाए, तो उसमें 1R यानी कि 1 R और जोड़ देंगे तो CP आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये हो गई कि हमको इसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए, CV। तो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आवे और यदि वह मिक्सचर पर आ रहा है, यानी कि दो गैसेस मिक्स की जा रही हैं, तो उनका हमको पता होना चाहिए कि CP कैसे निकलेगा, CV कैसे निकलेगा, गामा कैसे निकलेगा।
अब CV बराबर क्यों? क्योंकि दो गैसेस मिक्स किया जाता है, या बेटा या तो क्या करेगा ना, एक सिलेंडर बना देगा, बीच में पार्टीशन लगा देगा और कहेगा कि पहली वाली गैस का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, पार्टीशन अचानक हटा देगा और फिर गैस दूसरी वाली गैस का टेम्परेचर प्रेशर दिया रहेगा, दोनों गैसेस आपस में मिक्स होगी और पूछेगा कि बताओ कि फाइनल प्रेशर कितना है या फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही बेटा। देखिए मैं जब बता रहा हूँ क्या, देखिए अब CV, तो CV कभी भी दो गैसेस आपस में मिक्स यदि की जा रही हैं, कभी भी दो गैसेस मिक्स की जा रही है तो इनका फार्मूला नोट करिए पहले। क्या? N1CV1 प्लस N2CV2 अपान N1 प्लस N2। पहले इसको निकाल लीजिए बेटा। अब जो ही CV इसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत ही आपको देखिए N1 नंबर ऑफ द मोल्स है, N2 नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। CV1 यानी कि पहली वाली गैस का, CV2 दूसरी वाली गैस का, ओके। अच्छा, अब यहाँ से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ती है बेटा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं बेटा क्या, कि CV मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जानते हैं कि होता है हाफ इंटू म्यू। म्यू मीन्स टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, तो म्यू1 प्लस मान लीजिए म्यू2 मोल्स हो गया, तो हाफ म्यू एफ। अब एफ किसका हो बेटा? एफ मिक्स गैस का हो गया, तो हाफ म्यू एफ, ओके बेटा। हाफ ना, हाफ इंटू एफ इंटू म्यू, और क्या हो जाएगा बेटा? CV है ना, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पर या CV है बेटा, तो इंटू R कर देंगे क्या। तो आप इस फार्मूले को आप यूज करते, तो CV मिक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। अच्छा, अब CV मिक्स है, आप तो CV मिक्स तो आप यहाँ से निकाले ही हैं, आप यहाँ से अब क्या करो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। या अब आपको CP की जरूरत पड़ी तो CV बराबर जानते हो बेटा, CV मिक्स तो आ ही चुका है और इसमें प्लस R करिए तो आपका CP निकल गया। तो ये सारे कंसेप्ट ना, ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से थ्योरी में पीछे दिया हो बेटा, तो ये सब तैयार रहना चाहिए। ओके, अब आ जाइए, जैसे देखिएगा बेटा कैलकुलेशन। अब चूंकि यहाँ पर जरूरत है हम लोग गामा की जरूरत है इस क्वेश्चन को फुलफिल करने के बेटा, वो गामा की जरूरत है ना, इसका फाइनल आंसर मारने के लिए गामा की जरूरत है। तो गामा की कैसे आएगा बेटा, तो पहले CV की निकाल जरूरत पड़ेगी। तो N1CV1 प्लस N2CV2 अपन N1 प्लस N2। अब N1 क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। पहले ऐसा नंबर ऑफ मोल कितना बेटा? ये 1 हो गया। कैसे, कहाँ से आया? क्योंकि जानते बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? तो टोटल मास ऑफ द गैस बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। मास कितना बेटा? मास दिया है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2 ग्राम, क्योंकि इसका हाइड्रोजन है ना H2, तो एटॉमिक मास कितना होता है उसका? 1, तो H2 2 है H2, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? 2, तो 2 और किसमें? ग्राम में, AB ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल्स आया वो कितना हुआ? 1 मोल। जस्ट ऐसे ही हीलियम 4 ग्राम है, तो देखिए N2, तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स 4 ग्राम अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4, तो 4 ये भी 1 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम में बेटा 1 मोल है, यह 1 मोल है ना, मोल निकाल रहे आप, 1 मोल। ओके बेटा, बस सब वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। हाँ बेटा, आ जाओ और आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अब हाँ बेटा, तो CV मिक्स, तो देख बेटा आया कितना? CV मिक्स बराबर कितना बेटा? CV मिक्स बराबर आ रहा होगा 2R आ रहा है। CV मिक्स बराबर कितना है बेटा? 2R। सॉल्व करने पर आया 2R। अब CP मिक्स निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, 2R आया ही है, एक R और जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3R। गामा बराबर CP/CV, CP है 3R, ये 2R, गामा आ गया 3/2। ओके बेटा, हो गया सॉल्व। देखिए अब जो ये गामा की वैल्यू आया, अब ऊपर इक्वेशन जो यहाँ पर हम लोग रोके हुए थे तो बेटा यहाँ पर गामा की पुट करनी थी वैल्यू, अब गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर ला करके। देखिए तो हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, देखिए आगे अब आ जाइए। तो P2 बराबर कितना हुआ? P0 1/4 था, गामा था ये इक्वेशन, गामा की वैल्यू पुट करना है। देखो बेटा P2 बराबर कितना हुआ? P0 1/4 3/2 हो गया। 1/2 का मतलब इसका रूट हो गया, तो रूट का मतलब 1/2 हो गया, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा। तो बेटा अब P0 1/2 और ऊपर पावर अभी लगा ही है 3, तो अब हो गया कितना? ओके, P0/8, यानी कि 1 अपान प्रेशर कितना हो गया है? 1/8 टाइम्स, 1/8 टाइम्स, दैट इज द आंसर। बेटा तो अब यह एडियाबैटिक प्रोसेस है,
तो 1/8 टाइम्स आया, और यदि यह आइसोथर्मल होता ना, अभी पीछे देखें आया था आंसर, तो यदि आइसोथर्मल होता बेटा तो आंसर आता इसका 1/4 टाइम्स आंसर आता। देख रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो आइसोथर्मल होता तो 1/4 आया होता, और यह एडियाबैटिक है तो कितना आ गया 1/8। दैट इज द आंसर। ओके बेटा, चलिए तो आप क्लियर हो गए होंगे कि जब मिक्स गैस का क्वेश्चन रहेगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बेटा। तो जब गैसेस स्टेट पर कोई भी क्वेश्चन होगा, देख रहे हैं क्वेश्चन, आप फिर से देख लें एक बार, क्या था क्वेश्चन बेटा? तो ये था क्वेश्चन। आइए अगले पेज पे चलते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पेज। ओके, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ चुका सवाल, बहुत ही अच्छा सारे क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 साइक्लिक प्रोसेस आर गिवन, ओके, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर गिवन, यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर गिवन मतलब कि ये जानते बेटा कि जो DU1 DU2 यानी कि इंटरनल एनर्जी भी दिया है, दोनों का में का वर्क दिया हुआ है, दोनों का हीट जो सप्लाई किया गया है ना, साइन नहीं है, साइन यानी कि आप चाहे उसको गिवन लीजिए चाहे टेकन लीजिए बेटा, ये दिया है करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ। अब कह रहा कि और बेटा तो कह रहा है ना कि देन करेक्ट ऑर्डर विल बी, कह रहा बेटा कि इनका सभी का आपको इस ग्राफ को देखना है, यह नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। सारे डाटा नंबर 1 के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर 1 के लिए सारे डाटा, और इसके लिए दिए हैं सारे डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं। कहा कि इनका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि DU का मान DU1 का मान DU2 से ज़्यादा होगा कि उतना ही होगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? ये दोनों बराबर होंगे कि ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? ये दोनों बराबर होंगे कि ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? यानी कि अब मैचिंग कराने के लिए बना देगा, टेबल बना देगा और बना कर कहेगा विच वन इज करेक्ट। तो और वो मैचिंग कराने के लिए बनाने के टाइम लगता है, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया है, आपको सामने आंसर पे सीधे चलना हम लोगों को। चलो बेटा आइए, अब जैसा आप देख लीजिए पहले कि आप सभी में सोच लीजिए कि बेटा ये दोनों बराबर होंगे कि या कोई इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसमें सोचिए कि बराबर होंगे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ऐसे सब सोच लीजिए आप। सोच लिया? आइए अब हम लोग चलते हैं फाइनल आंसर पर। क्या फाइनल आंसर बेटा? देखिए कह रहा कि बोथ आर साइक्लिक प्रोसेस। यस, बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों साइक्लिक प्रोसेस हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। तो बोथ आर द साइक्लिक प्रोसेस, देयरफॉर तो जब जानते बेटा कि जब साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होता नहीं, वह जीरो होता है। तो बेटा तो देखो, तो DU1 तो इसमें भी, इस वाले में भी DU1 का मान जीरो होगा और यहाँ पर भी DU2 का मान जीरो होगा। इसका मतलब कि ये तो बात बराबर हो गई भाई, तो पहला तो बराबर हो गया कि DU1 = DU2। ओके बेटा, क्यों? क्योंकि दोनों ही जीरो हैं, नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस में DU का मान जीरो होता है, पहला बात तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पर, DW और DW2 को पे बात करते हैं बेटा। DW क्या बेटा कि वर्क डन कह रहा है, तो वर्क डन बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि प्लस और माइनस तो जाते बेटा ये बताता है कि वर्क जो डन हुआ है वह सिस्टम पर हुआ है या कि सिस्टम के द्वारा हुआ है। अब जैसे बेटा ये है कैसा, ये है क्लॉकवाइज, तो जानते बेटा कि क्लॉकवाइज में जो W होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज में होता है बेटा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन और यहाँ पर हो रहा है कंप्रेशन। तो जो इसमें होता है बेटा, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज में होता है वह W होता है नेगेटिव, इस बात को जानते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ बेटा? परिणाम ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और कि क्या, ये तो प्लस माइनस की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जानते हो कि एरिया के बराबर ही वर्क डन होता है, एरिया के बराबर ही वर्क डन होता है। ओके, तो बेटा एरिया के बराबर वर्क डन होता है, तो जब एरिया के बराबर वर्क डन होता है बेटा, तो अब सवाल ये होगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा। तो बिल्कुल सही सी बात बेटा, इसको बनाया गया, ऐसा देखिए, इसका देख रहे हैं ना, इसको बनाया गया है ज़्यादा, यानी कि बड़ा बनाया गया है, इसकी एरिया है ज़्यादा, तो जब इसकी एरिया ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वर्क हुआ, और इसकी एरिया है छोटी तो कम वर्क हुआ। तो सिंपल सी बात है कि DW2 > DW1, यह सीधे दिख रहा है साफ साफ। अब क्या आप कहेंगे कि माइनस साइन और प्लस साइन का क्या मतलब होगा? तो माइनस साइन तो आपको ये बताता है कि वर्क की वैल्यू पूछ रहा है, अब माइनस ये बताएगा कि वर्क सिस्टम पर हुआ है कि सिस्टम के द्वारा हुआ है। ओके बेटा, आ जाओ अब चलते हैं हीट पर। अब सिंपल सी बात बेटा कि जब जानते हो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कहता है कि डेल्टा
डेल्टा क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ये दोनों में ये है जीरो, तो जब ये दोनों में जीरो है तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हुआ, डेल्टा क्यू बराबर तो जीरो है, तो जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आप फाइनल कर चुके हैं बेटा, आप फाइनल कर चुके हैं कि डी डब्ल्यू टू का मान ज़्यादा है। तो जब डी डब्ल्यू टू का मान ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि डी क्यू का भी टू का मान भी ज़्यादा होगा, तो डी क्यू टू विल बी ग्रेटर देन डी क्यू वन। यस, मीन्स कि दिस इज द थर्ड ऑप्शन। तो हमको उस ऑप्शन पे निशान मानना था जिसमें डी यू वन इक्वल टू डी यू टू था, डी डब्ल्यू टू ग्रेटर दैन डी डब्ल्यू वन था, डी क्यू टू ग्रेटर दैन डी क्यू वन था, उस पर हमको निशान मारना था। क्लियर? तो ये था इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट। नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्क डन इन द प्रोसेस सी ए। बेटा ये देखो प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, सी से एक में आपसे वर्क पूछ रहा है। और एक बात इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि नेट हीट सप्लाइड इज 5 कैलोरी। बेटा कि कह रहा है कि नेट जो हीट सप्लाई की गई है वो 5 कैलोरी हीट सप्लाई की गई है। ओके बेटा, 5 कैलोरी हीट सप्लाई की गई है। तो कह रहा है बेटा ना, कह रहा है कि जो बताओ कि सी से एक में कितना वर्क हुआ। यस, अपना कंसेप्ट चेक करें, चाहे तो कोशिश करो सॉल्व करने की, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर बेटा 5 किलो कैलोरी भी हो सकता है, 5 कैलोरी भी हो सकता है। हो गया? चलिए अब जा देखिएगा, प्रोसेस को देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से ए। प्रोसेस देखिए ठीक से। अब ए के प्रोसेस को आंसर देने के लिए बेटा आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल थ्योरी बहुत अच्छा तैयार होनी चाहिए बेटा। हर अच्छा थ्योरी कैसे तैयार होगी? थ्योरी केवल थ्योरी से नहीं तैयार होती है, थ्योरी तब तैयार होती है जब आप थ्योरी एक बार पढ़ करके फार्मूला याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब थ्योरी पता चलती है कि अच्छा यहाँ ये चीज़ होती है। वैसे केवल क्या है कि हम थ्योरी हमारी तैयार हो तब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कभी नहीं होगा। यह कि थ्योरी एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, मेन फार्मूला याद कर लिया, तुरंत बस स्टार्ट कर दिए, तुरंत फार्मूला लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो बेटा, अब एक यदि ए से देखा जाए बेटा कि ए से बी को देखा जाए ना, तो यहाँ है प्रेशर दे रहा है, इस एक्सिस पर प्रेशर लिया है, तो ए से बी प्रोसेस के लिए पी का मान कांस्टेंट हो रहा है। बी से यदि सी पे चला जाए बेटा तो यहाँ वॉल्यूम लिया हुआ, देखिए वॉल्यूम एम क्यू यानी कि मीटर, क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, तो ये वॉल्यूम है। तो देख रहे हैं कि यहाँ वी का मान कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि डब्ल्यू बी सी की वैल्यू सीधे 0 दिख रही है। और यदि यहाँ पर देखो बेटा, यदि यहाँ देखा जाए तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि पी कांस्टेंट है। और जब पी कांस्टेंट है बेटा तो मैं कहूँ कि डब्ल्यू बी सी कितना होगा, डब्ल्यू ए बी कितना होगा, तो आप बहुत सिंपल सा कर सकते हैं बेटा कि पी नॉट की जो भी यहाँ वैल्यू हो पी और V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यानी वॉल्यूम में चेंज। अब जा देखो बेटा, प्रोसेस इस साइक्लिक है 100%, यानी कि डी यू का मान 0 हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस साफ दिख रहा है बेटा। तो एरो के निशान से देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस डी बेटा जहाँ कहाँ से शुरू है कहाँ समाप्त है, ओके बेटा, ये आप नहीं बता सकते। तो डी बराबर 0 हो गया। तो नेटवर्क डब्ल्यू बराबर, नेटवर्क कितना हुआ इस प्रोसेस में बेटा, तो नेटवर्क देख रहे हैं ना कि डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, 3 जगह हो रहा है, 1 2 3। तो डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए प्लस डब्ल्यू सी ए। यस, अब डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू बराबर, अब देखो बेटा डब्ल्यू बराबर क्या, अब डब्ल्यू ए बी की बात करते हैं। तो पहले ए बी की मान निकाल दीजिए। तो जानते बेटा पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, पी का मान है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है बेटा, यानी कि एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है। तो बेटा तो 10 सीधे वैल्यू पुट कर दिया। और वॉल्यूम में कितने में दिया है, क्यूबिक मीटर में दिया है। यहाँ दिया है बेटा 2 और यहाँ दिया इसके सामने, यहाँ पे दिया है 1, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्यूबिक मीटर में है। दूसरा बेटा बी सी 0 है, तो देखो बेटा यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आ गई। अब सी ए यही तो बताना है, तो जिसको बताना है उसको वैसे ही लिख देंगे डब्ल्यू सी ए। अब बेटा देखो डब्ल्यू बराबर कितना हुआ, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 10 हो गया बेटा, 10 हो गया। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है, ये प्लस रहेगा और प्लस डब्ल्यू सी ए। अब आ जाओ बेटा आगे, जानते हो कि फर्स्ट लॉ कहता क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब इसको दिया है 5 कैलोरी दिया है, इसको ये है 5 कैलोरी, और ये डी यू 0 है ही, साइक्लिक प्रोसेस में डी यू 0 होता है जानते ही हो।
प्लस अब यहाँ पे क्या बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा डब्लू। अब डेल्टा डब्लू कितना होगा बेटा, डेल्टा डब्लू हम लोग का कितना आया वो देखिए यहाँ पर डेल्टा डब्लू कितना आया है, तो हम लोग का डेल्टा डब्लू का मान ये आया है ना 10 जूल प्लस डब्ल्यू सी ए बेटा, तो 10 जूल प्लस डब्ल्यू सी ए आया हुआ है। अब देखिए बेटा इधर ना, अब देखो तो डब्ल्यू सी ए का मान बताना था हमको, डब्ल्यू सी ए 10 को उधर ले जाइए, तो देखो बेटा जब उधर ले जाएंगे तो 5 कैलोरी, देखो बेटा 5 कैलोरी माइनस 10 जूल। ओके, अब ये 5 कैलोरी दिया था बेटा और ये होता है जूल में, तो नो प्रॉब्लम, कैलोरी को बदल दीजिए जूल में, तो 5 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस टेन अब तो बदल जाएगा जूल में, तो 5 इंटू 4.2 करेंगे तो 21.0 आ जाएगा, और 21 माइनस 10 यानी कि हाउ मच द आंसर, आंसर इज डब्ल्यू सी ए इक्वल टू 11 जूल, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पे यदि एक कैलोरी न रहता, ध्यान दीजिएगा, यदि एक कैलोरी न रहता जूल रहता तो क्या आंसर होता। अब देखिए लेट हीट गिवन बेटा, लेट हीट गिवन 5 जूल यदि होता तब अपना आंसर चेक करिए कितना होता, तब आपका आंसर डब्ल्यू सी ए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार पूछा बेटा तो वहाँ जूल दिया हुआ है, और बार पूछा हुआ है यही क्वेश्चन तो वहाँ कैलोरी दिया हुआ है। तो देखो बेटा यदि जूल वाले के लिए सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, कितना 5 माइनस 10, यानी तब बदलने की जरूरत नहीं रहती, तो डब्ल्यू सी ए बराबर क्या हुआ, तो 5 ये भी बेटा जूल है, ये भी जूल है, यानी कि माइनस 5 जूल हो गया बेटा। तब आंसर आता हम लोग का -5 जूल, यदि कैलोरी न रहता तो -5 जूल आंसर आता, कैलोरी की वजह से कितना आंसर आया 11 जूल। ओके, तो तो बेटा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, नीट में और IIT मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते बेटा। ठीक, चलो अब आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रोसेस ए से शुरू हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जा रहा है, और आपसे डाटा दिया हुआ है, डी के नीचे 3V0 दिया हुआ है, यहाँ पर ए के नीचे 2V0 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं V0 दिया है, इसके सामने ए के सामने 2P0 दिया है, यहाँ पर इसके सी के सामने 4P0 दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी सी डी। अब पूरे प्रोसेस में ए बी सी डी कहाँ से शुरू है, देखिए ए बी सी डी में वर्क पूछ रहा है, सॉल्व करिए। ओके, आइए बेटा, तो अब देखिएगा, तो अब जानते बेटा कि ए बी सी डी में पूरा वर्क पूछ रहा है, यानी आपसे कह रहा है पूरे प्रोसेस का वर्क बताओ, तो कहाँ से कहाँ चलना होगा, पहले ए से आपको जाना होगा बी पर, तो देखिए डब्ल्यू ए बी हो गया, बी से जाना होगा सी पर, तो डब्ल्यू बी सी होगा, बहुत आसान, देखिए कितनी आसानी से, सब बहुत ही फिजिक्स आसान है बेटा, तो डब्ल्यू बी सी हो गया, और फिर जाना है सी से डी पर, तो बेटा डब्ल्यू सी डी हो गया। अब आ जाइए आगे चलते हैं, अब ए टू बी, तो ए टू बी पे आ जाओ बेटा, डब्ल्यू ए बी देखना, डब्ल्यू ए बी, तो डब्ल्यू ए बी देखो बेटा ये कितना है 2P0 है ना, ये दिस इज 2P0, तो बेटा जानते हो कि डब्ल्यू बाबा क्या होता है P इंटू डेल्टा वी, तो बेटा तो 2P0 है प्रोसेस, ये प्रेशर कांस्टेंट है 2P0, V2 माइनस V1, तो ये इसके लिए V2 बनेगा, ये है V1, इनिशियल कितना है 2V0, फाइनल कितना है V0, तो V0 माइनस 2V0, और साइन आएगा माइनस, और माइनस होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन है तो माइनस होना चाहिए, माइनस आएगा भी। ओके बेटा, अब चलिए फिर आगे बढ़ें, अब चलिए बेटा डब्ल्यू ये कौन सा हो गया, ये हम लोग देखें डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी पे चलते हैं। अब बेटा ये बी और सी ये है, तो देखिए अब बी से सी पर जब प्रोसेस जा रहा है ना, ऊपर प्रोसेस जा रहा है तो उससे नीचे वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इस बी सी प्रोसेस में 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर वर्क 0 हो गया, देखिए यहाँ 0 पुट कर दिया। अब फिर ऐसे ही आप सी से डी पे चलिए, तो सी से डी पे जा रहा है तो देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बेटा तो सी से डी के लिए ये हुआ फाइनल और ये हुआ इनिशियल, तो और प्रेशर कितना है आप देख लिए, यहाँ पर प्रेशर कितना था, प्रेशर है 4P0, तो 4P0 फाइनल 3V0 माइनस V0, तो 3V0 माइनस V0 सॉल्व कर दीजिए अब इसी को, तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा बेटा, देखिए 2V0 और माइनस में है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया है, 2P0 हो गया बेटा, तो ये आंसर आ गया -2P0 V0,
और इधर कितना मिला, ये तो 0 था, इधर कितना मिला 4 और 3 2 8 हो गया, 8 आ गया सीधा सीधा। जोड़ दोनों को जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया, वो प्लस में है माइनस में है, तो 6p0 पॉजिटिव। तो दिस इज द वर्क डन, द होल वर्क डन इज द 6p0 v0। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। चला अगला पे, नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा देखिए। तो ये भी देखो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो ऐसे भी बहुत यही है बेटा, इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह यही पैटर्न है उनका, नया पैटर्न। देखो बेटा अब क्या कह रहा कि t0 एट t0, यानी कि इनिशियल टर्म, कह रहा कि शुरुआत में, t क्या है, टाइम है, तो एट टाइम t बराबर 0 लेट स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। ओके बेटा, देखिए एल लेंथ, यानी क्या कह रहा है कि स्प्रिंग, बेटा शुरुआत में स्प्रिंग की लंबाई ये दिया हुआ है कि स्प्रिंग की लंबाई इतनी थी, यानी कि यह नेचुरल लेंथ उसका एल नॉट है। अब फिर क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, देन व्हाट विल बी द वर्क डन, लेट पिस्टन मूव अपवर्ड बाई डिस्टेंस x। ओके बेटा देखिए अब यहाँ पर भी क्या हुआ, पिस्टन किसी कारण बस ऊपर जा रहा है, तो कैसे जा रहा होगा, इसको हीट दिए होंगे ना, इसको हीट दिए होंगे, स्लोली दिया होगा बेटा यहाँ पर ना, कि गैस हीटेड वेरी स्लोली ना, मास ऑफ द पिस्टन इज स्मॉल m। ओके, अब इस पिस्टन का अब यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा मास नहीं दिया हुआ था, अब यहाँ मास भी दिया हुआ है। वेरी स्लोली इसको हीट कर रहे हैं और पिस्टन वेरी स्लोली मूव कर रहा है, कितना मूव किया, डिस्टेंस x। अब कह रहा है कि P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, L0 नेचुरल लेंथ है, V0 इनिशियल वॉल्यूम है, K फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, तो इस क्वेश्चन में पूछा कि यस व्हाट विल बी द वर्क डन। ओके, पूछ रहा है बेटा कि वर्क डन कब, जब यह पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया तब, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट, तो x डिस्प्लेसमेंट पर बेटा अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखिए बेटा, अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके, तो जब यह पिस्टन ऊपर स्लाइड करके ऊपर गया है, यानी जब हीट किए हैं बेटा, फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी कोई नहीं है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ होगा वह वर्क कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ। आइए क्या करेंगे, देखो बेटा एट इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा था, तो जानते बेटा कि जब यह पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, तो चूंकि इसका मास है दिया है, इसमें मास है, तो जानते बेटा कि मास इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी नीचे लग रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो दो फोर्स तो यही हो गए, कौन कौन, एक फोर्स तो इसका वेट मास और दूसरा एटमॉस्फेयर का, तो दो तो यही हो गए। अच्छा तीसरा कौन, जब यह ऊपर जाएगा बेटा, जब ऊपर जा रहा है, जब ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो जब यह ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, यानी कि ऊपर से कुल 3 फोर्स लगने वाले हैं, और नीचे से गैस के द्वारा लगाया गया केवल एक फोर्स है। तो गैस एक्सपेंशन में जो गैस ने फोर्स लगाया बेटा वह ऊपर की तरफ, और ऊपर से 3 फोर्स नीचे की तरफ, यानी कि 3 फोर्स को गैस के द्वारा लगाया गया एक फोर्स बैलेंस करेगा इस क्वेश्चन में। इतना क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा एट इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स, बिल्कुल क्लियर है बेटा। ओके, अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ फोर्स, यानी आप देखना चाहें हम लोग बेटा कि नीचे कुल कितना फोर्स, ऊपर कुल कितना फोर्स। तो चलिए देखा जाए फोर्स का इक्वेशन कैसे बनेगा। यह ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा बेटा P इंटू ए, यानी कि जब x डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा जब x डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो जो फोर्स है ना वह उस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन में, x डिस्प्लेसमेंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना फोर्स ऊपर लग रहा था, तो प्रेशर था P, क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का A, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा कितना, P इंटू ए, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर फोर्स। अब इसको बैलेंस कौन किया है, अब इसको बैलेंस किया तो स्प्रिंग फोर्स F इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर जानते हैं बेटा कि एफ एक्स क्या है, F इंटू एक्स, यानी नहीं है बेटा बल्कि वो क्या है, वो K इंटू एक्स के होना है यहाँ बेटा।
हाँ बेटा ये, हाँ बेटा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, दो जगह लिखा गया बेटा, ये है कौन सा, के इंटू एक्स बेटा, के करिएगा, ये भी बेटा के है, के इंटू एक्स। हाँ बेटा के कर दीजिएगा, के को, हो बेटा। हाँ देखिए यहाँ पर के आया है, के, हाँ आ जाए बेटा, चलो बेटा हो गया। आइए देखिएगा, फिर से देखिएगा, हाँ बेटा देखो, तो स्प्रिंग फोर्स कौन सा होता है बेटा, तो स्प्रिंग फोर्स होता है F बराबर कितना बेटा, के एक्स, माइनस होता है, माइनस की यहाँ से कोई जरूरत नहीं बेटा, तो माइनस डायरेक्शन शो करता है, अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी आई, तो के एक्स स्प्रिंग फोर्स प्लस, अभी और कौन है, अभी इसके बाद 3 है ना वहाँ पे एक तरफ, तो अभी है बेटा एटमॉस्फेयर का फोर्स, प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेयर का, और पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो फोर्स एटमॉस्फेयर के द्वारा लगा पी नॉट ए, और पिस्टन का वेट मास, यस एम है, तो उसके द्वारा भी एक फोर्स लगा डाउनवर्ड, तो ये 3 फोर्स, दिस प्लस दिस। अब मैं कहूँ कि प्रेशर इसमें, इस क्वेश्चन में प्रेशर कितना होगा, तो देखना बेटा पी बराबर क्या होगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ए से जब डिवाइड कर बेटा, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ के एक्स वाई ये हो गया, और यहाँ पर एम जी वाई ये हो गया। मीन्स कि यदि इस क्वेश्चन में पूछा होता प्रेशर, तो निशान मारना था इस पर, तब निशान मारना था इस पर बेटा, क्या था बेटा, क्या आंसर था इसका, तो यहाँ लिख दूँ फिर से, क्या आंसर था बेटा, देखिए क्या था, P इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए प्लस एम जी बाई ए, तो ये था प्रेशर, नेट प्रेशर कितना होगा बेटा। यह किस समय का प्रेशर है, तो यह गैस का प्रेशर है उस समय का, जिस समय गैस का जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है, उस समय का यह प्रेशर है। अब बेटा नाउ व्हाट इज द वर्क डन, जब प्रेशर आपको पता हो गया इतना है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, dv से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो W बराबर क्या हुआ, P इंटू डी वी। अब बेटा P का मान तो पता ही है, इंटू बेटा dv बराबर कितना होता है, A इंटू डी एक्स, तो बेटा देखो अब P का मान रख दिया, A इंटू डी एक्स कर दिया, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए अब A से जब अंदर लाएंगे इसको, तो बेटा तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पी नॉट, तो बेटा दोनों आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, डी एक्स भी अंदर आ रहा है, तो बेटा ए भी आया, डी एक्स भी आया, पी नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो ए कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, के एक्स इंटू डी एक्स बचा, यहाँ पे क्या आया बेटा, ए से ए कैंसिल हुआ, एम जी इंटू डी एक्स हुआ। बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, क्या हुआ देखो, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ए पी, बेटा ए भी है, पी भी है, डी एक्स भी है, तो ए पी डी एक्स, आज यहाँ बेटा एक्स है और डी एक्स है, इंटीग्रेट हो गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ क्या हुआ, एम जी कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकला, और डी एक्स इंटीग्रेट होकर के एक्स बन गया, एम जी एक्स। तो फाइनल आंसर क्या बेटा, डब्ल्यू बराबर, अब ये बेटा देखो ए इंटू डी एक्स है ना, तो फिर से डी भी बन गया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, पी इंटू पी डेल्टा वी प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एक्स, यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे टोटल वर्क कितना आया, देखिएगा टोटल वर्क कितना आया, गैस ने कुल कितना काम किया, एक तो अपने एक्सपेंशन में किया, और एक तो स्प्रिंग का किया, स्प्रिंग के अगेंस्ट काम हुआ, गैस के द्वारा हुआ, स्प्रिंग में स्टोर हुआ इतनी एनर्जी, और एक कौन हुआ बेटा, एक हुआ है कौन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना। तो देख रहे हैं कि 3 जगह वर्क हुआ, और करने वाला कौन है, गैस एक्सपेंशन से, यानी कि टोटल वर्क कह रहा है, तो टोटल वर्क गैस का एक्सपेंशन में खुद प्लस कितना, प्लस इसमें स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई, और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई, तो यस, तो बेटा तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी किस पर निशान मानना था हमको, डब्ल्यू बराबर पी नॉट डेल्टा वी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन एक बार फिर से देखो बेटा ठीक से, बेटा बड़ा कर दे, हो गया, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, हाँ एक बार पूरा कैलकुलेशन फिर से देख लीजिए।
फाइनल प्रेशर इक्वेशन लिख दीजिए, अपने समझ के अपने मन से अब सॉल्व करिएगा वैसे इसको, ठीक बेटा। हाँ, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए फिर से। हाँ बेटा, देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हो गया, चलिए अगले पेज पर आ जाइए। चलो बेटा नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे। और देखिए अब देखिएगा, यहाँ भूल मत करिएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये देख रहे हैं एरो एरो, लेकिन ये उल्टे दिशा में है, तो ये गलती ना होने पाए, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बेटा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वाई पर क्या लिया गया है, प्रेशर, इसके सामने है 5, इसके सामने है 10, इसके सामने है 15, और यहाँ पर क्या लिया गया बेटा, वॉल्यूम लिया गया है, किस में है, यह क्यूबिक मीटर में है, तो 246 क्यूबिक मीटर में है बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज 20 किलो कैलोरी। ध्यान देना बेटा, अब यहाँ यूनिट वगैरह का कोई भी मिस्टेक ना होने पाए आपसे, यूनिट वगैरह का कोई मिस्टेक ना होने पाए बेटा, क्योंकि बच्चे बहुत ही गलती करते हैं जान जाओ यूनिट वगैरह में। तो 20 किलो कैलोरी इन दे बेटा, तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज 20 किलो कैलोरी, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज है वो कितना बोल रहा है, 8400 जूल कह रहा है, 8400 जूल। अब फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, यस ओके, बाय द सिस्टम वर्क कितना होगा इस प्रोसेस में, पूरा वर्क आपसे पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, टोटल देखो हीट में पूरा हीट दे दिया है सिस्टम का, इंटरनल एनर्जी में पूरा चेंज भी दे दिया है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे डब्ल्यू का मान के एक सिंगल फार्मूले पर क्वेश्चन है बेटा, आसान है। चलिए अब यहाँ पे क्या किया है इस क्वेश्चन में, देख रहे हैं ना क्या किया है, यूनिट चेंज कर दिया है। आ जाए अब चलिए देखा जाए क्या करना है बेटा। क्वेश्चन सीधा सीधा है, क्या डेल्टा क्यू बराबर बेटा डी यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू होता है। अच्छा, और डी यू की वैल्यू दिया हुआ है, डी यू कह रहा है कि 8400 जूल दिया हुआ है डी यू की वैल्यू। अच्छा अब जूल है तो इसको कैलोरी में चेंज करना बेटा, तो कैलोरी में चेंज कर दीजिए। डी यू बराबर क्या करेंगे, जूल में जब दिया है ना बेटा, तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए बेटा 4.2 से ये डिवीजन करते ना, लेकिन यहाँ किलो कैलोरी में बदलना है तो 40 बेटा, तो यहाँ पे क्या था, यदि किलो कैलोरी में बोलेंगे तो क्या जूल पर किलो कैलोरी, तो यह हो जाए 4.2 की बजाय हो जाएगा 4200 जूल पर किलो कैलोरी। हो गया बेटा। आप देखो जानते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। जानते बेटा कि W बराबर जे क्यू होता है, तो जब आपको क्यू मीन्स कैलोरी हीट, तो जब आप जूल को कैलोरी में बदलना तो बेटा यानी जूल बटा जे कर दिएगा, और जे का मान जानते हैं क्या होता है, 4.2 जूल पर क्या पर कैलोरी होता है। और किलो कैलोरी जब करना है बेटा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा। अब जैसा देखिए, अब देखो बेटा, तो जूल पर किलो कैलोरी से जूल बटा जूल पर किलो कैलोरी जब करिएगा तो किलो कैलोरी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जूल से जूल कैंसिल हुआ, किलो कैलोरी ऊपर चला गया। यस, नोट कर लीजिए, यहाँ गलती ना होने पाए। अब देखो बेटा, तो हम लोग वही किए हैं, 8400 जूल दिया था, और इस बेटा, और यह जे की वैल्यू जूल पर किलो कैलोरी में कितना होती है, तो जूल पर किलो कैलोरी में 4200 होती है। अब इससे डिवीजन कर दिया, तो डिवीजन किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, लेकिन बेटा जूल से जूल कैंसिल, किलो कैलोरी आ गया, तो 2 किलो कैलोरी आ गया। अब यहाँ गलती ना होने पाए ना, यहाँ पर मिस्टेक ना होने पाए। अब देखो बेटा, और बाकी का क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखो बेटा, सिस्टम को हीट दिया गया है, तो अब यहाँ साइन का कन्वेंशन न मिस होने पाए। हीट जो दिया गया होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिस्टम को दिया गया हीट हमेशा पॉजिटिव होता है, और सिस्टम से लिया गया हीट हमेशा माइनस होता है फिजिक्स में। तो बेटा तो प्लस देखो बेटा, प्लस 20 किलो कैलोरी ये हो गया, और डी यू मान अभी देखो बेटा, डी यू बराबर 2 किलो कैलोरी बोला है ना। अच्छा, और डेल्टा डब्ल्यू बताना था, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना बेटा, 20 - 2 यानी सीधे से 18 किलो कैलोरी। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर।
हो गया बेटा? बेटा हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हीट गिवन टू द सिस्टम को हीट दिया गया बेटा, तो डी यू का मान कभी माइनस नहीं होता है जब हीट दिया जाता है। तो आपने सीधे डी यू के मान में कोई चेंजिंग नहीं किया बेटा, जिससे 2 किलो कैलोरी सीधे रखा है। ओके, नेक्स्ट पेज बेटा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ। ओके, वेरी फैंटास्टिक, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि बीटा बराबर माइनस डी वी बाई डी पी अपान वी। ये कह रहा है कि बीटा के बराबर इतनी चीज होती है। अब गामा कहीं नहीं दिख रहा है, गामा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि जो प्रोसेस होगा बेटा वो आइसोथर्मल होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में गामा नहीं है, तो गामा का ना होना ये साबित करता है कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। अच्छा, और गैस कैसा बोला है? कह रहा है गैस आइडियल है। अब आपसे बेटा अब कह रहा है कि बेटा तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ दिस, यानी इसको कह रहा है कि इस इक्वेशन को कौन सा ग्राफ सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। अब आप कहें कि कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा बेटा दिस आंसर फर्स्ट इज द मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल क्यों? अब आइए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप देख रहे हैं कि कहीं गामा नहीं है, तो प्रोसेस आप 100% श्योर हो गए कि ये आइसोथर्मल है। अब क्या हुआ? अब आइसोथर्मल प्रोसेस जब क्लियर हुए कि आइसोथर्मल है, तो आप जानते हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है किसके लिए बेटा? किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जानते हैं बेटा कि पीवी का टू कांस्टेंट होता है। सीधे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए। क्या हुआ बेटा? जानते हो, ये कई बार हो चुका है, पढ़ा चुका हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो क्या होता है बेटा? पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। अब पी डी वी इक्वल टू क्या हुआ? इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस बी डी पी बना। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दीजिए। पी बराबर कितना बेटा? पी बराबर डी वी जाके डी माइनस हुआ, नीचे हुआ। अब ये बेटा 1/p करके देखिए क्या आता है, तो 1/p करेंगे तो डी वी बाई डी पी अपान वी आ गया। और यह तो वही है जो क्या, जो बीटा से बोला गया है। देखिए ऊपर बेटा डी वी अपान डी पी बाई वी, देख रहे हैं ना, माइनस में आपका भी आया है क्या? डी वी बेटा डी वी अपान डी पी बाई वी माइनस में, यानी कि यह 1/p है। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जो लिखा हुआ है, तो बीटा बराबर हमारा क्या हुआ? 1/p, यानी कि बीटा बराबर 1/p था। ओके, बस सीधी सी बात है। और जानते बेटा कि बीटा बराबर 1/p ये किसको शो करता है? तो यदि कहीं पर कहा जाए कि x इक्वल टू 1/y, तो ग्राफ कैसा होता है? क्या है, किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला, और ना हाइपरबोला, यानी कि क्या, अति, हिंदी में कहते हैं अति परवलय, तो हाइपरबोला का इक्वेशन है ये। यस, तो दिस इज द हाइपरबोला। यानी कि जब ये क्लियर हो गया कि हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो हाइपरबोला एक ही इक्वेशन में बन रहा है। तो यह तो बीटा एंड पी के बीच इक्वेशन हो गया। ओके बेटा, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा? चलिए आइए अगला पेज पे, नेक्स्ट पेज। लो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में सब आया हुआ। देखिए अब कह रहा है कि इसमें पीवी इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है, एक है पीवी डायग्राम दिया हुआ है, और कह रहा है दो गैसेस ली जाएंगे, नंबर 1 नंबर 2। कह रहा है कि इस डायग्राम को देख करके बताइए कि गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, नंबर 1 को कह रहा ऑक्सीजन है, नंबर और दूसरे को कह रहा हीलियम है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि एक ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है बेटा। तीसरे में कह रहा है कि यह पहला वाला हीलियम है, दूसरा वाला नाइट्रोजन है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि एक हीलियम है और एक क्रिप्टॉन है। किस पर निशान मारेंगे बेटा? कैसे सॉल्व करेंगे? यस, बहुत आसान। देखो बेटा, अब एक बात कहा है कि बोथ आर एडियाबैटिक, यानी कि दो एडियाबैटिक हैं बेटा, दो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अच्छा, अब एक बात तो क्लियर है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो एडियाबैटिक कर्व और दो आइसोथर्मल कर्व बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तो इंटरसेक्ट करेगा, आइसोथर्मल कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एडियाबैटिक किसी एक ही सिस्टम के यदि हो तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और बेटा तो अब एक ही सिस्टम के हो, लेकिन अब इसलिए कहा है कि वहाँ दो गैसेस हैं, तो यानी कि एक सिस्टम नहीं है, दो गैसेस है। जब दो गैसेस है तो दोनों की एडियाबैटिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्यों? गैसेस दो हैं।
यदि एक तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई है कि यह कभी भी यह आंसर नहीं हो सकता और कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि जिसमें सॉरी ये नहीं बेटा, ये कौन सा है, दोनों दो बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि बी और सी तो कभी आंसर नहीं हो सकते बेटा। हाँ सी में क्या था बेटा, सी में ऑप्शन नंबर का क्या था, तो सी में हम लोग का ऑप्शन था हीलियम और यहाँ पे क्या था बेटा, नाइट्रोजन था। यानी कि बी और सी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे एक नेचर की नहीं हो सकती हैं। ए भी डायटोमिक है, बी डायटोमिक नहीं पॉसिबल है। ये भी दो बेटा, यह भी मोनोएटॉमिक है, बी मोनोएटॉमिक नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो एडियाबैटिक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कैसे एक नेचर की हो ही नहीं सकती। ओके, और किसी एक ही सिस्टम के लिए। हाँ, अब बात आई कि अब यह है कि ये है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। चलिए, अब चूंकि एडियाबैटिक है बेटा, तो सीधे पहुंचिए एडियाबैटिक पर, पॉइसन इक्वेशन पर। क्या कहता है पॉइसन इक्वेशन, पी वी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बेटा, अब जानते हैं कि ये जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके जब आप स्लोप पढ़े हैं ना, तो एडियाबैटिक का स्लोप निकाले हैं, आइसोथर्मल का स्लोप निकाले हैं, फिर उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाले हैं, सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं। अब इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप बराबर कितना हुआ, तो इसका स्लोप जब निकालें बेटा तो जानते हैं कितना था, एडियाबैटिक का स्लोप कितना होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई वी और इनटू मल्टीप्लाई बाई किससे, गामा से, तो माइनस गामा पी बाई वी स्लोप होता है। और ये एडियाबैटिक का, और गामा हटा देंगे नहीं बेटा, गामा जब नहीं रहेगा तो अब किसका बन जाएगा, आइसोथर्मल का। गामा रहेगा तो बन जाएगा किसका, गामा रहेगा तो बन जाएगा एडियाबैटिक ना, रुद्रस्म प्रक्रिया, और यदि गामा हटा देंगे तो बन जाएगा आइसोथर्मल। अब दोनों चूंकि यहाँ पर आइसोथर्मल की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एडियाबैटिक हैं। अब सीधे tan थीटा देखो, पी बाई भी दोनों गैस के लिए बराबर है। अब देखना tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। अब देखो बेटा, tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, यानी कि जिसका गामा ज़्यादा उसका tan थीटा ज़्यादा, तो tan थीटा किसका ज़्यादा, 2 नंबर का। देखिए कैसे, तो आपको सिखाया हूँ कि एक जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वहाँ पर क्या करिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से खींच दीजिएगा, और जब वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे बेटा, हाँ अब यहाँ पर एक बात और है कि एरो का निशान ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन शो कर रहा बेटा यहाँ पर, हाँ इसमें भी लगा दीजिएगा। चलो बेटा, अब जब देखिएगा तो अब देखो बेटा, अब यहाँ से पहले वाले का एंगल 1 नंबर का थीटा 1 है, 2 नंबर का एंगल इतना है, थीटा 2 का मान ज़्यादा है, यानी कि गामा 2 का मान ज़्यादा हुआ, तो गामा 2 विल बी मोर। अब गामा 2 विल बी मोर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि गामा 2 कौन सी गैस है, गामा 2 कौन सी गैस है, तो किसका ज़्यादा होता है बेटा, किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो देखो बेटा गामा 2 तो जानते हैं बेटा कि मोनो एटामिक का होता है गामा कितना, देखो बेटा मोनो एटामिक, तो देखो बेटा इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हुआ बेटा कि ये वाली हमारी गैस 2 नंबर की कौन सी हो गई, ये हो गई मोनो एटामिक, ये हो गई मोनो एटामिक, और ये दोनों 1 नंबर वाली कौन सी गैस हो बेटा, ये हो गई डाई एटॉमिक। क्यों, डाई एटॉमिक का जानते बेटा कि होता है 1.41, यानी कि 1.41 नहीं 1.40, और ये इसका मतलब मोनो एटॉमिक का कितना होता है 1.67, तो 2 नंबर की गैस मोनो एटॉमिक है ना, 2 नंबर की गैस क्या होनी है, मोनो एटॉमिक। अब देखो बेटा, अब 2 नंबर की गैस मोनो एटॉमिक होनी चाहिए, कहाँ पे दिया है 2 नंबर की गैस मोनो एटॉमिक, हीलियम, और ये क्या है पहली वाली गैस बेटा डाई एटॉमिक, यानी पहली वाली गैस का कम है, तो कम बेटा देखिए ये है, पहली वाली गैस का एंगल इतना ही था, और तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका गामा कम हुआ, और दूसरे वाले का इतना था यानी ज़्यादा था, तो इसका गामा 2 ज़्यादा है, तो जब इसका गामा 2 ज़्यादा हुआ तो ये कौन सी हो गई, मोनोटॉमिक, तो 2 नंबर की मोनोटॉमिक, 2 नंबर मोनोटॉमिक, ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। दिस वाज द concept to solve such type of the question. Okay, now come on the next page. चलो बेटा, अब यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि पीटी ग्राफ इज गिवन फॉर ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यानी देखिए बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, कह रहा है कि पी एंड टी ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कह रहा दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स पीवी ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ को देख करके आपको दूसरा ग्राफ बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करिएगा।
चलिए अब यहाँ पे सामने है आपने बेटा, हाँ और एक बात और बोला है कि AC इज एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए बेटा यह क्वेश्चन है, इसको देख करके PV ग्राफ बताना है। और AC को कह रहा है बेटा, साफ साफ दिया हुआ है कि AC कैसा प्रोसेस है, कह रहा है कि यह एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलिए मारिए, कौन सा निशान मारना चाहते हैं मारिए। हो बेटा, किस पर निशान मारना चाहते हैं बेटा, जो अच्छा लगे मार दीजिए इस पर। हैं? तो या तो दो ही चीज़ होती है बेटा एग्जाम में, दो ही तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हो जानते बेटा जो 3 घंटे का समय होता है वो कभी बीतता है पता नहीं चला, हाँ पता नहीं चलता है। तो बस 2 ही तरीके होते हैं, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या नहीं तो फिर जो अच्छा लगता है देख के मारते हैं, किस पे मारें, ये वाला ठीक लग रहा है कि बी वाला, कि सी वाला कि डी वाला, उसमें से किसी पे मार देते हैं और पता चलता है कि वो जो है नुकसान कर देता है। तो करना क्या है, ऐसे नहीं मारना है, कैसे मारना है, सॉल्व करके मारना है। आ जाइए, तो फिलहाल अब देखो बेटा, तो आपके प्रोसेस क्या है, ABC, दिस इज द प्रोसेस, यानी कि ABC, तो एरो बेटा ABC, बेटा ABCA, यस दिस विल द प्रोसेस ABCA। चलिए अब जैसा देखिएगा, अब आपके सामने जो दिया गया है, अब उसमें आंसर कैसे निकालना। तो बेटा जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब शुरू करिएगा तो बस क्या करें बेटा कि यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा, पहले बेटा देखिएगा A से B पे जाइए, तो पहले कोई भी एक ले लीजिए, तो A से बांधे पर शुरू कहाँ से है, A यहाँ है, तो A से B पाइएगा, A से B, A से यहाँ है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पर बात यह है बेटा कि यहाँ पर चूंकि वर्टिकल लाइन है ना, तो जो भी टेम्परेचर रहा पूरे प्रोसेस में यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्या शो करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसका मतलब कि बायल्स लॉ हो गया। अब बायल्स लॉ में क्या हुआ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके बेटा, अब आइए देखिएगा, A से B में T है कांस्टेंट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके बेटा, अब जब देखिएगा यानी कि P का मान यदि बढ़ रहा होगा तो V का मान घट रहा होगा, या यूँ कहें कि P का मान घट रहा है तो V का मान बढ़ना चाहिए, यानी कि ये दोनों P और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब 3 नंबर की यदि बात करें तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसकी बात थी, दो शब्दों को याद रखना किसके किसके बीच का है, तो A और B यदि देखा जाए 3 नंबर में A और B, तो देखा जाए A और B 3 नंबर में देख रहे हैं ना कि A और B 3 नंबर में, तो A और B को देखा जाए तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या बेटा वाई एक्सिस क्या लिया था, वॉल्यूम। तो बेटा ये वॉल्यूम भी है, तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, देख रहे हैं ना A से B पर वॉल्यूम को कांस्टेंट बता रहा है। यहाँ से क्या क्लियर हुआ है कि T कांस्टेंट है, तो A से B में क्या होना है, A से B में क्या होना बेटा, A से B में देखिएगा या A से B में क्या होना है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम थर्ड है, यानी कि 3 नंबर वैसे ही गलत हो गया, 3 नंबर के विषय में सोचना ही नहीं कि आंसर हो सकता है, 3 नंबर के विषय में सोचना ही नहीं कि अभी आंसर हो सकता है। चलिए अब आ जाइए B से C पे चलते हैं। अब अपना जो क्वेश्चन दिया रहता है, ग्राफ पेपर में दिया रहता है, उसी को देखना रहता है। अब B से C पे चलिए क्या हो रहा है, B से C में आपका प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, देखिएगा प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि ऐसे बेटा देखो क्या PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जानते हैं बेटा P कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दीजिए तो V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए और P कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब देखिएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और P कांस्टेंट होना चाहिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और P कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि P का मान कांस्टेंट, यानी कि इसकी संभावना है किसकी, 1 नंबर की। अच्छा और कहीं पर नहीं है क्या संभावना, और भी देखते हैं कौन सा प्रोसेस है बेटा, B से C है, तो ध्यान दीजिएगा, तो B से C है बेटा, तो यह C से B बता रहा है, यानी कि ये तो सीधे गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये C से B में बता रहा है, तो यानी B उधर है, ये उल्टा बता रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, ये भी गलत हो गया। इसकी संभावना है क्योंकि ये बता रहा है B यहाँ है और इसमें B यहाँ है, तो B यहाँ का मतलब कि प्रोसेस B से C को जाना है, क्यों, क्योंकि B से C को जाना है,
तो प्रोसेस बी को सी को जाना बेटा, और यहाँ पर देखिए बी यहाँ है, सी यहाँ है, यानी कि ये तो कंप्रेशन बता रहा है, और यहाँ पर मिला हुआ है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो एक ही में है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अच्छा, और भी बेटा, तो ये तो पहले गलत हो गया था, ये दूसरे रीजन से गलत हुआ। अब आ जाइए थोड़ा सा और देखते हैं, यानी कि अब बचे हैं मेरे पास 2 ग्राफ, 1 और 4 नंबर बचे हुए हैं। अब जरा सा चलिएगा ए और सी से देखते हैं बेटा, कर देते हैं। ए सी क्या है बेटा, ए सी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ए सी एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब ज़्यादा देखते हैं कि ए सी एडियाबैटिक कहाँ दिख रहा है। देखो बेटा, इस नंबर में ए से सी एडियाबैटिक दिख रहा है, और यहाँ पर देखा जाए कि ए से सी देख रहे हैं 4 नंबर में। अब आइए, अब बाकी 2 गलत हो गए, उनको सोचना ही नहीं है। अब ए से सी में आइए, तो ये तो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस दिखा रहा है बेटा। तो प्रोसेस हमारा जो ए से सी है वो कहा है पेपर में कि वो एडियाबैटिक है, और वो एडियाबैटिक है, ए से सी पेपर में बताया है बेटा। और यहाँ क्या दिखा रहा है, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये तो देख रहे हैं कितना मस्त कंसेप्ट है बेटा। तो ए से सी क्या बता रहा है, आइसोकोरिक बता रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीधे देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया। तो जब ये भी गलत हुआ तो यस, बचा कौन, एक नंबर, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये है। अब आपके देखो बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं कि यदि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा कि इतना समझने के बाद, P100 फिजिक्स पर इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा। ये तो हम जानते हैं, ये हमारी प्रॉमिस है कि कोई क्वेश्चन इतना समझ गए तो कहीं कोई क्वेश्चन गलत हुई चांसेस है नहीं। देखिए क्या करेंगे, कौन नहीं हो सकता काटते चले जाइए, अपने आप सीधे कोई ना कोई रीजन मिलेगा। अच्छा, किसको देखना है, अपने क्वेश्चन वार में जो ग्राफ दिया है उसको देखिएगा, और एक स्टेप लीजिएगा, और जो इसके वायोलेशन कर रहा होगा उसको काट दीजिएगा। तो 3 कट जाएंगे, एक ही बचेगा, वही आपका आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से करते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज, चलो बेटा, अब क्या है, कह रहा है, देखिए अगला पेज पे आ जाइए, और कह रहा है कि प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ ए गैस इज 2 एटमॉस्फेयर। तो बेटा कह रहा है कि किसी सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। प्रेशर इंक्रीज एडियाबैटिकली, दोनों बेटा प्रोसेस एडियाबैटिक आपका है, और कहा कि सो दैट वॉल्यूम बिकम्स हाफ। ओके, वॉल्यूम आधा हो रहा है, और गामा की वैल्यू दिया है बेटा, यानी कि स्पेसिफिक हीट रेशियो दिया है 1.41। कह रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। यस, वेरी सिंपल प्रोसेस बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे फार्मूला पर जो था बेटा वो आसान कहा जाता है उसको, P1 V1 पर गामा इक्वल टू P2 V2 पर गामा। ओके बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि P1 का मान दिया है 2 एटमॉस्फेयर, V1 का मान दिया बेटा इनिशियल वॉल्यूम मान लिया, V0 दिया नहीं, V0 मान लिया, गामा स्पेसिफिक हीट दिया ही है, P2 आपको बताना है, V और फाइनल वॉल्यूम बोला आधा हो जाए। तो जब इनिशियल आपने लिया है V0 तो फाइनल हो गया V0/2, क्योंकि आधा बोला होने के लिए वॉल्यूम। ओके बेटा, कहाँ पर है, देखिए हाफ हो जाए, देखिए वॉल्यूम हाफ हो जाए, वॉल्यूम बिकम्स हाफ। ठीक, अब देखिए बेटा, तो जब इतना क्लियर है बस कुछ करना नहीं बेटा। देखिए अब 2 एटमॉस्फेयर इधर में है, और यह P2 बताना है आपको, और V0, बस यहाँ पे P2 की वैल्यू निकाल दो बेटा सीधे सीधे। P2 बराबर कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेयर वैसे रहने दीजिए, V0 के नीचे आ गया कितना, V0/2, V0 से कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आया कितना, 2 एटमॉस्फेयर। तो बेटा 2 एटमॉस्फेयर, और ये 2 पर जा चुका है, ऊपर चला, और ऊपर आ गया कितना, गामा की वैल्यू पुट कर दिया आपने कितना, 1.41। गामा की वैल्यू जो दिया रहेगा बेटा वही रखेंगे, तो गामा दिया 1.41 रख दिया। अब P2 की वैल्यू सॉल्व कर दिया बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे है 2, यहाँ पर बेटा, तो देखिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है इतना, 2 याद कर लीजिए, 2 पावर 1.41 की वैल्यू होती है 2.66। कहीं कहीं इसकी वैल्यू लिखी होती है 2.64 लिखी होती है। तो यदि नहीं दिया होगा तब आप रखिएगा 2.66, और यदि वो दिया है 2.64 तो जो दिया रहेगा वही रखिएगा वहाँ पर। अब देखो बेटा, तो 2 एटमॉस्फेयर ये है ही, और 2.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 5.32 एटमॉस्फेयर। ATM मतलब एटमॉस्फेयर, तो 5.32 एटमॉस्फेयर। अच्छा, और ये मान लीजिए ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यदि दिया होता बेटा, तो यह ATM का मान कितना होता है जानते हैं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1.01 × 10⁵। तो 0.1 को पॉइंट के बाद 0.1 यदि हटा भी दिया जाए तो 5 × 1 × 10, 1.01 × 10⁵ बेटा, यदि चाहिए 0.1 को हटा दिया जाए तो आ गया कितना, 5 एटमॉस्फेयर, यानी 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो एटमॉस्फेयर में यदि पूछेगा तो 5.32, यानी कि किस पर निशान मानना था, 5.32। आंसर वाज C ऑप्शन।
हो बेटा, एक बार देख ले फिर से फिर क्वेश्चन, क्या बेटा। तो फिलहाल अब बस तो आज का लेक्चर बेटा यही समाप्त करते हैं। और अब बहुत सारा न्यूमेरिकल, पूरी थर्मोडायनामिक्स की पूरी थ्योरी हो गई, पूरा न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने मैक्सिमम करा दिया। अब इसके बाद में फिर अब यहाँ इतने न्यूमेरिकल यदि आप तैयार है तो आपकी थर्मोडायनामिक्स अब पूरी आज फिनिश। हाँ, अब न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं बेटा, कुछ और भी विशेष टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं अभी जो उनको कराना है, तो अभी उसको भी जो बचे हुए होंगे उनको हर टाइप का इसलिए बेटा। अब एंट्रोपी का एक क्वेश्चन, स्प्रिंग का देख रहे हैं कितना सही सेटिंग क्वेश्चन की पूरी है। स्प्रिंग का देख रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस में तो स्प्रिंग और जो सिलेंडर सिस्टम, तो सिलेंडर और स्प्रिंग यानी जब स्प्रिंग सिलेंडर में फिट कर दी जाती है तब उसका न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। एक बार हॉरिजॉन्टल केस में देखा, एक बार वर्टिकल केस में देखा। सोचिए आपकी कितना ज़बरदस्त P100 फिजिक्स क्वेश्चन का कलेक्शन है आपके लिए। और एक बार हम लोगों ने खाली प्रेशर निकालना सीखा और एक बार वर्क डन निकालना सीखा। अभी इसमें और भी एक आध चीज़ें होती हैं जो निकाली होती है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले जो मेन ज़रूरी था, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी में चेंज तो अपने आप निकाल लेंगे जब हमको प्रेशर पता होगा निकालना और डेल्टा डब्ल्यू निकालना मालूम होगा तो जो सबसे ज़रूरी था बेटा। तो ये सारे क्लियर हो गए इस एपिसोड में। एंट्रोपी का क्वेश्चन कोई भी आता है कि मान लीजिए कि आइस मेल्ट कर रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, आइस मेल्ट कर रही है, एंट्रोपी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंडिकेटर डायग्राम एक को देख करके कोई दूसरा कर्व बनाना होगा तो बहुत आसानी कभी भूलेगा नहीं आपको, पक्का बेटा। वीडियो आपके पास है ही तो एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार खुद देखिएगा, जितना बिना एकदम क्लियर हो लीजिएगा पूरा फंसा देख करके। और कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा अपने पूरा फंसा, ताकि पेज पलटिए तुरंत याद आ जाए, वीडियो ना खोलना पड़े। बेटा तो हर टाइप के क्वेश्चंस को, अच्छा इसके पीछे वाले एपिसोड में कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस थे, उसके पिछले वाले एपिसोड में दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे। तो हर टाइप का क्वेश्चन 3 एपिसोड में हमने आपको ज़बरदस्त दे दिया बेटा। अब सबका पूरा मिला करके हम एक एपिसोड और देंगे, लेकिन अब अभी नहीं, अब जब रिवाइज कराएंगे आपको फिर तब। क्योंकि अब पूरा और भी बाकी जो पोर्सन है अब उस पर हम लोग चलेंगे। तो बाकी ये पोर्सन यानी कि अब जो कल मीन्स कि अब जो अगला एपिसोड आने वाला बेटा, अब या तो आपको मैं वेव पहले पढ़ा दूं या नहीं तो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि अभी आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और वैसे हमसे कहेंगे सर आप क्या शुरू करने वाले हैं, तो यदि हम अपने मन से शुरू करेंगे तो हम वेव शुरू कर देंगे। तो वेव मैं चाहता हूँ पहले फिनिश कर दूँ तब फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँ। तो अभी बेटा मैं आपको तुरंत भी, तो आज के डेट में यानी कि आज डेट है कितना 28 नवंबर 28 नवंबर 2023 को हम ये बात कर रहे हैं और समय हुआ रात में 11:30 बजे। तो आज ये वीडियो बेटा, आज ये लेक्चर हम लोग का फिनिश हुआ है, रात में 11:30 बज रहे हैं 28 नवंबर 2023। तो आपको कल बेटा इस मिल जाएगा वेव का पहला, यानी कि वेव होती क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वेव का इक्वेशन क्या होता है, वेव कितने टाइप की होती है। तो जानते हैं कि कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और पहुंचाते हैं उस लेवल पर जहाँ की आगे जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे तो जो फिजिक्स की बात करिए तो यह तो समुद्र है, अथाह सागर है। तो अब सागर में से आप पूरा सागर नहीं पढ़ना ना आपको केवल पॉइंटेड यानी बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस होकर करना है कि बस वही पढ़ना जो एग्जाम में आ जाए। पूरा था सागर है तो पूरा था सागर तो थोड़ी पढ़ना हमको अपना सिलेबस पढ़ना है बेटा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं वेव। ओके बेटा, तो आप वीडियो को बेटा, यदि इस वीडियो को, यदि इस चैनल को बेटा P100 फिजिक्स यदि अभी न सब्सक्राइब किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइएगा सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी बताइएगा कि फिजिक्स का द बेस्ट चैनल बेटा, इंडिया में से टॉप फिजिक्स आपको परहैप्स नहीं मिलेगी कहीं पर भी। तो उसको इसे पढ़िए बेटा। और हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि वेव के साथ। वेव का पहला लेक्चर आएगा, जस्ट अगला जो वीडियो आएगा बेटा, और वेव का पहला लेक्चर आएगा। और यदि आपको कुछ और भी पढ़ना होगा बेटा, पहले उसको चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमको तुरंत, यानी कि आज है 28 नवंबर 2023, तो आपका हमारे पास कमेंट आ जाना चाहिए 29 नवंबर तक ना बेटा, 29 की सुबह आ जाना चाहिए। अदरवाइज शुरू हो जाएगा वेव। वैसे जो आप कहेंगे तो ज़्यादा लोगों की जो डिमांड होगी वही मैं शुरू करूँगा। तो P100 फिजिक्स, मैं श्री पांडे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।